हाँ भाई, क्या माहौल है? बढ़िया, एकदम सेट है। होमवर्क हो रहा है? अटेम्प्ट कर रहे हो? मुझे ये सुनने में आया है कि लोग होमवर्क अटेम्प्ट करते हैं बगल में सॉल्यूशन की कॉपी रख के। ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो सॉल्यूशंस की हेल्प लेते हैं टू सॉल्व द होमवर्क? ना भाई ना। पहले भी तो बताया, सॉल्यूशंस आर जस्ट लाइक अ पॉइजन। और वो एक ऐसा पॉइजन है कि शुरुआत में मजा तो बहुत आएगा, लेकिन तुम्हें बर्बाद कर देगा। क्या कर देगा? बर्बाद कर देगा। सॉल्यूशंस देख करके ना तो आज तक कोई सीखा है और ना कभी कोई सीख पाएगा। सॉल्यूशंस आपको इसलिए दिए गए हैं जस्ट फॉर अ रेफरेंस कि फॉर एग्जांपल अभी हमारा ये डिस्कशन कंप्लीट हो जाए और सपोज आप रिवीजन कर रहे हैं। रिवीजन करते समय आप किसी क्वेश्चन में फंस गए, तो उस इंडिविजुअल क्वेश्चन को आप डाउट काउंटर पर जाकर के तो पूछेंगे नहीं, क्योंकि अगर जाएंगे तो डेफिनेटली आपका टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाएगा। तो उस केस में अगर ऐसी कभी विडंबना आती है तो उस केस में उन सॉल्यूशंस की क्या ले सकते हैं? हेल्प ले सकते हैं। लेकिन जब हम फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट कर रहे हैं या हमें जो भी होमवर्क दिया गया है, जब तक हम क्वेश्चन को एटलीस्ट 2 to 3 टाइम अटेम्प्ट नहीं कर लें, मतलब जब तक चारों खाने चित, समझते हो इसका मतलब? जब तक अंदर से आवाज ना आ जाए कि रहने दे बेटा, तो उससे ना हो पाएगा। क्या कह रहे हो सर? वो तो हमें हर सवाल में आ जाती है। हाँ, ठीक है। देखो, यही आईआईटी है, पहले भी तुम्हें बताया था। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आपसे अभी कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस बन रहे हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि आप कितना सिंसियरली क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हैं। जब हम जेई की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो क्वेश्चंस बना बना करके ही सीखते हैं। इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अ लर्निंग। हम क्वेश्चंस इसलिए नहीं बना रहे हैं कि हमें सब कुछ आता है। हम क्वेश्चंस बनाएंगे और उससे सीखेंगे। कुछ रूल्स हैं जो एक टॉपर स्टूडेंट फॉलो करता है, और एक उसका एटीट्यूड होता है, वो तुम्हारे अंदर भी होना चाहिए। जब उससे कोई क्वेश्चन नहीं बनता तो वो खुश होता है। क्यों होता है खुश? क्योंकि उस क्वेश्चन में कुछ ऐसा खास है जो उसे नहीं आता, मतलब उसे कुछ नया सीखने को मिलेगा, है ना। और जब उससे कोई क्वेश्चन बन जाता है तो वो दुखी होता है। पता है क्यों? क्योंकि उस क्वेश्चन से उसे कुछ नया सीखने को नहीं मिला। तुम्हारा जस्ट उसका रिवर्स है। तुमसे 2 क्वेश्चन नहीं बनते, तुम उसकी बनाते हो पुड़िया रेस की, और साइड में रख देते हो बना करके। ठीक है, तो ये थोड़े से अपने एटीट्यूड के अंदर क्या लाओ? चेंज लाओ। सपोज आपको मैंने कोई रेस दी, उसमें 10 क्वेश्चंस थे, आपने शिद्दत से अटेम्प्ट किए और आपके पहली बार में मात्र 4 क्वेश्चन बने। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आज आपसे कितने क्वेश्चंस बने। मैं तो कहता हूं कि आज चाहे आपसे 0 ही क्यों ना बने, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आपने उन क्वेश्चंस को कितना सिंसियरली अटेम्प्ट किया। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने क्वेश्चन पढ़ के छोड़ दिया और आगे बढ़ गए हो। उस पर एफर्ट किया या नहीं किया? कम से कम उस क्वेश्चन पे 5 से 10 मिनट दिए या फिर नहीं दिए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज 4 क्वेश्चन बने, कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई, समय हमारे पास है। जेई का एग्जाम कल थोड़ी है। जेई का एग्जाम होने में अभी वक्त है। अगर हमने शिद्दत से होमवर्क किया है और 4 हमसे क्वेश्चंस बन गए, क्लास में आकर के हमने डिस्कशन को ध्यान से सुना, उन क्वेश्चंस को घर जाके दोबारा अटेम्प्ट किया, जो क्वेश्चंस हमसे फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं बने थे, जहां फंसे वहां थोड़ी हेल्प ली, तो हो सकता है कि 4 से ये काउंट आपका 6 पहुंच जाएगा। लेकिन अभी भी परफेक्शन नहीं आया, तो कोई जल्दबाजी भी तो नहीं है। दोबारा से रिवीजन करेंगे। 1-2 चीजें कुछ ऐसी होती हैं ऑन द स्पॉट समझ नहीं आती है। मान लो रात को लेकर के बैठे हुए हैं, देखे जा रहे हैं देखे जा रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा, कॉपी बंद कर दी, रख दी साइड में। सुबह उठे एकदम से स्ट्राइक करके, अरे यार कितनी आसान सी बात थी। तो ऐसा होता है बहुत बार कि हम उस समय किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही सोच रहे होते हैं, इसलिए वो क्वेश्चन हमसे अटेम्प्ट नहीं होता। अगर आप पॉजिटिव हो, ऑनेस्ट हो, तो 1 हफ्ते बाद उस रेस के आपसे 10 के 10 क्वेश्चन हो जाएंगे। इट इज अ पार्ट ऑफ लर्निंग। ऐसा थोड़ी है कि जब मैंने जेई की तैयारी करना शुरू किया था तो मुझसे शीट और रेस के सारे क्वेश्चन हुआ हो जाया करते थे। मेरी भी वही हालत थी जो तुम्हारी है। और हर वो टॉपर, हर वो स्टूडेंट जो जेई में सेलेक्ट होने वाला है, उसकी यही हालत होती है। हाँ, बस ये किसी से थोड़े कम, किसी से थोड़े ज्यादा। कोई दिन अच्छा हो सकता है तो हो सकते हैं आपसे 10 के 10 बन जाए, लेकिन शायद ऐसा रेयरली कभी होगा। ठीक है। और कोई दिन ऐसा भी हो सकता है जो कि बहुत खराब रहे, उस दिन एक भी ना बने। लेकिन इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आज मुझसे कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि आपको जो भी होमवर्क दिया जा रहा है वो आप कितना सिंसियरली अटेम्प्ट कर रहे हैं, वही डिसाइड करेगा। क्योंकि हमें इसको डेवलप करना है, इसकी स्किल्स को, इसकी थॉट प्रोसेस को डेवलप करना है। क्योंकि जेई इतना फेमस क्यों है? क्योंकि लोग कहते हैं कि जेई में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो आपने पहले कहीं किसी किताब में नहीं देखे होंगे।
तो फिर से पढ़ क्यों रहे हैं फिर हम? ऑब्वियस सी बात है, मैं आपको अभी बता देता हूं। अगर तुम्हारी बहुत अच्छी किस्मत रही, बहुत अच्छी, तो हो सकता है कि जेई एडवांस में लगभग फिजिक्स में 10% क्वेश्चंस, कितने, 10% क्वेश्चन, बहुत अच्छी किस्मत रही तो एज इट इज वही मिल सकते हैं जो आपके शीट रेस में दिए होंगे। 90% क्वेश्चन तो ऐसे होंगे कि जो देखने में एक बार पढ़ने के बाद ऐसा ही लगेगा, सजावट इतनी गजब की हो रखी होगी, है ना, पैराग्राफ बना बना करके क्वेश्चन ऐसे पूछे गए होंगे कि देखकर एकदम से लगेगा छोड़ दो बेटा, तो उससे ना हो पाएगा। लेकिन यही आईआईटी है भाई। अगर हम अपने थॉट प्रोसेस को डेवलप कर रहे हैं, नए क्वेश्चंस को देख करके सोच पा रहे हैं कैसे अप्रोच करना है, कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए, क्या फिजिक्स के फंडामेंटल हैं, तो कोई भी चीज टफ नहीं है। और वो एक दिन में थोड़ी ना डेवलप होती है, वो तो डेवलप की जाती है। ये तो आपकी 11वीं क्लास चल रही है, लोग आते हैं मुझसे पूछते हैं क्या लगता है सर आपको मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? मैंने कहा अभी तो जंग शुरू ही नहीं हुई है। जंग शुरू ही नहीं हुई, इससे पहले कैसे बता दें कि तुम्हारी कितनी रैंक आएगी, तुम्हारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा? कोई भी जंग में उतरने से पहले आर्मी में कोई ज्वाइन करता है क्या, उसको पहले ही दिन बॉर्डर पर उतार दिया जाता है क्या भाई? ये बेटा आ गए, चलो चलो तुम, उसकी पहले ट्रेनिंग होती है भाई। उसने जो अपने जीवन में 20-25 साल जो ऐस काटी है, उसको उस कंफर्ट जोन से बाहर निकाला जाता है, उसको सिखाया जाता है, उसको शेड्यूल, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, ये सारी चीजें सिखाई जाती हैं। तो तुम भी अभी उसी जोन में चल रहे हो, तो मैं ऐसा थोड़ी है कि सीधे मैदान में उतार दिया जाएगा। 11th क्लास इज ऑल अबाउट कि हमें जेई की प्रिपरेशन कैसे करनी है, हमारा एटीट्यूड क्या होना चाहिए, हमें क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है, वो सब सीखना है 11th में। तो असली जंग तो कहाँ शुरू होगी, 12th में शुरू होगी। अभी तो बस चना मटर चल रहा है, तुम भी खेल रहे हो, हम भी खेल रहे हैं, इसी में तुम परेशान हो रहे हो। अभी तो ट्रेनिंग चल रही है भाई। क्या चल रही है? ट्रेनिंग चल रही है। अपने अंदर सुधार करो। तुमने पिछले 15-16 साल में बहुत ऐस काटी है। हो सकता है तुम कहते हो सर बहुत मेहनत करी है, 95% आए बिना पेपर दिए, लेकिन एक्चुअली में उसको पढ़ाई नहीं बोलते, उसमें आपको ब्रेन का बहुत कम यूज करना पड़ता था। तो ये क्या है ना, आपकी जो ब्रेन सेल्स है ना वो मर चुकी हैं, खत्म, टाटा बाय बाय। उनको दोबारा से डेवलप करना है। उनकी जो सोचने की ताकत है जो मर गई है कहीं या कहीं कोने में छिपी हुई है, उन सेल्स को दोबारा से क्या करना है, जिंदा करना है। और वो जिंदा तभी हो पाएंगे जब तुम्हारे एफर्ट्स रहेंगे। तो भैया याद रखो, सॉल्यूशन वॉल्यूशन ज्यादा मत देखा करो। मैं तो कहता हूँ देखा ही मत करो जब तक 2 से 3 बार आप अटेम्प्ट ना कर दो, ठीक है? उसी के बाद आप हेल्प लिया करो। अदरवाइज तो आजकल मार्केट में हर किताब का सॉल्यूशन अवेलेबल है। तुम बताओ कौन सी किताब, तुम नाम लो, मैं सॉल्यूशन अवेलेबल करा दूंगा, वो भी फ्री में, पैसे भी नहीं लगेंगे, ठीक है? लेकिन इंपॉर्टेंट बात वही है कि सॉल्यूशन देख करके अगर सिलेक्शन होना होता तो फिर ये इंस्टीट्यूट को ताला लगवा दिया जाता। घर बैठ करके 10 किताबें खरीद लेते, उनके सॉल्यूशन खरीद लेते, इधर सवाल पढ़ते, इधर सॉल्यूशन देखते, इधर सवाल पढ़ते, इधर सॉल्यूशन देखते। क्या तुम्हें लगता है ऐसे जेई निकल सकती है? अगर ऐसा लग रहा है तो इस गलत फहमी के साथ जीना क्या कर दो, बंद कर दो। क्या भाई क्लियर है सबको? एक बात और भाई, मैं देख रहा हूँ यहाँ पर एक अलग ही ट्रेंड चल रहा है, ऑनलाइन वाले भी सुन लें। पता नहीं वो क्या करते हैं कि क्लास के कुछ वीडियोस होते हैं, उनको वो सोशल मीडिया पे वायरल कर देते हैं। भाई क्यों कर रहे हो यार? भाई की इज्जत बाहर बहुत है यार, है ना? तुम क्यों इज्जत को फालूदा बनाने में लगे हुए हो यार, ठीक है? और ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप ऐसी हरकतें कर रहे हैं तो उससे क्या होता है कि एक टीचर का जो नेचुरल फ्लेवर है वो खत्म हो जाएगा। जब मुझे पता चल जाएगा कि तुम ऐसी हरकतें करते हो तो ऑब्वियस है फिर तो मैं वैसे ही पढ़ाऊंगा जैसे आपने व्हाइट बोर्ड के लेक्चर्स देखे हैं मेरे। हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल, एंड देखना कभी, ठीक है? देखो पूरे बहुत रिकॉर्डिंग्स डली हुई है मेरे पिछले साल की, उसमें कैमरे के सामने कितना सोफिस्टिकेटेड वे में और एकदम चेहरे पे कभी स्माइल ही नहीं आई होगी, ठीक है? ऐसे तुम्हें मिलेंगे। तो नाउ कम टू द दिस टॉपिक, एंड अगर ऐसे पढ़ना है तो बता दो यार, ठीक है? और अगर तुम ऐसी हरकतें करोगे तो फिर तो ऑब्वियस है ना, बाहर तो रिप्रेजेंट करना अब तुम चाहते हो कि नहीं नहीं सर हम तो वायरल करेंगे, तो फिर अब तुम जानते हो भाई के अंदर तमीज तो बहुत कम है, तो मैं चाहता भी नहीं वो सब करना, ठीक है? तो प्लीज यार बी केयरफुल अबाउट इट, ठीक है? तुम्हारे लिए भी अच्छा रहेगा और मेरे लिए भी अच्छा रहेगा। वैसे तो मेरे पे घंटा भी फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है, लेकिन अच्छा नहीं लगता, ठीक है? थोड़ा समझने की कोशिश करो, ठीक है? चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। और मैं देख रहा हूँ कि इस बैच के सबसे ज्यादा क्लिप्स सोशल मीडिया पे अपलोड किए जा रहे हैं, मतलब ये बैच सबसे बड़ा नालायक बैच है, ठीक है? ऑनलाइन वाले भी सुन ले भाई, ठीक है? कहाँ कहाँ से क्लिप उठा उठा के डाल देते हैं, पता नहीं भाई क्यों कर रहे हैं। पढ़ने आए हो पढ़ाई करो, ये छपरा छपरी जैसी हरकतें क्यों कर रहे हो?
ये सब करने के लिए तो यूट्यूबर्स इतने सारे बने हुए हैं, उन्हीं को करने दो ये सब। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। डिस्कशन क्या था जल्दी से निकाल लें फटाफट। रेस दी गई थी। ओके, क्या रेस करके आए हो जनाब? आंसर्स हैं सभी के पास? ओके, देखो एक बात बता दूं, कुछ स्टूडेंट्स कल डाउट पूछ रहे थे। जो मैंने ये बोला था ना कि मीन पोजीशन से, जो उसकी मीन पोजीशन होती है, उससे जितना आगे जाएगा उतना पीछे जाएगा। ये सिर्फ तभी वैलिड है जब फ्रिक्शन नहीं होगा। ये तभी वैलिड है जब फ्रिक्शन नहीं हो। अगर फ्रिक्शन होगा तो ये सब संभव पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से एनर्जी का लगातार क्या होगा, लॉस होगा। ठीक, यस। रेस 41, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 किसी को डाउट? हो गया क्या भाई? सारे पार्ट हो गए? रेस क्वेश्चन नंबर 2। ओके, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 बढ़िया क्वेश्चन है, लेकिन आसान क्वेश्चन है। कितने स्टूडेंट से हुआ ये क्वेश्चन? ओके, ग्रेट, वंडरफुल। देखो यहाँ पर ये एक ब्लॉक है। ब्लॉक का मास आई थिंक आपको दिया होगा 2 kg। कितना दिया हुआ है? 2 kg। इस ब्लॉक को इसके एनएलपी से कितना कंप्रेस किया गया है? 10 सेंटीमीटर। एक्चुअली में ये जो ब्लॉक है ना, वो स्प्रिंग से कनेक्टेड नहीं है। कनेक्टेड ना होने का मतलब है जस्ट इसको क्या कर रहा है, टच कर रहा है। तो अभी अभी तुम यहां से कंप्रेस करके छोड़ोगे तो पता है क्या होगा? एकदम से ब्लॉक कहां मूव करेगा? आगे की तरफ। तो ऊपर जब जाएगा, तो वैसे तो आज तक हमने ये देखा था कि स्प्रिंग कभी भी उसका साथ नहीं छोड़ती थी, लेकिन आज स्प्रिंग इसका साथ छोड़ देगी। स्प्रिंग इसके साथ धोखा करेगी। कहां पर? जैसे ये एनएलपी को क्रॉस करेगा तो बेचारी स्प्रिंग वहीं रह जाएगी और ब्लॉक आगे चला जाएगा। क्या इस बात को फील कर पा रहे हो? ठीक है, बहुत शानदार। यहाँ पर आपको एक इंफॉर्मेशन दी हुई है कि जो स्प्रिंग है वो 80 न्यूटन का फोर्स लगाता है। कब? जब उसमें कंप्रेशन कितना है, 10 सेंटीमीटर। तो यहां से इस इंफॉर्मेशन की हेल्प से हम स्प्रिंग कांस्टेंट निकाल सकते हैं। इस सवाल पूछने का एक अंदाज है। उसने स्प्रिंग कांस्टेंट नहीं दिया, उसने बोल दिया भाई साहब स्प्रिंग कांस्टेंट हमें नहीं पता, लेकिन ये पता है कि स्प्रिंग कितना फोर्स लगाती है, 80 न्यूटन। कब? तो कोई दिक्कत नहीं, हमने पता है स्प्रिंग फोर्स कितना, 80 बराबर के एक्स। एक्स कितना? 0.1। 0.1 क्यों लिखा, समझ आ गया होगा, क्योंकि 10 सेंटीमीटर है जनाब। कितना सेंटीमीटर? तो यहां से अगर सॉल्व करें तो के की वैल्यू कितनी आ जाती है, 800। तो देखा के की वैल्यू आ गई। ठीक है, जब भी मैं क्वेश्चंस को डिस्कस करता हूं तो प्लीज बी केयरफुल। आपका अटेंशन ये होना चाहिए कि इस सवाल में ऐसा क्यों किया गया है। ये नहीं होना चाहिए इसका आंसर ऐसे आता है, इसका आंसर ऐसे आता है। कितने मेथड याद करोगे? मेथड से याद नहीं करने, अप्रोच देखना है। क्या देखना है? अप्रोच। सर को कैसे स्ट्राइक किया कि इसको ऐसे अप्रोच करना चाहिए। अगर इस दिशा में मूव करोगे, वाई, क्यों, तो डेफिनेटली फिजिक्स सीख जाओगे। क्या सीख जाओगे? फिजिक्स। तो देखना यहां से छोड़ा, ये ऐसे आगे गएगा, इस तरीके से आगे गया। ठीक है, अब तुम ये नहीं बोल सकते हो, याद रखना, कि जितना यहां से नीचे उतना यहां से ऊपर, क्योंकि यहां पे क्या है, फ्रिक्शन। तो देखो यहां से ये ऊपर गया, ठीक है, फिर ये ऊपर से वापस लौट के नीचे आया इस तरीके से। तो जब ये वापस लौट के इस पॉइंट पे पहुंचेगा ना, तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो जनाब हमें ये तो पता होना चाहिए कि यहां से ये कितना ऊपर गया है। मान लेते हैं ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट मेरा ए पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है? और इस पॉइंट को क्या मान लेते हैं, बी। बस एक बात बता देना, शकल से लग तो रहा है, बता पाओगे कि इस पॉइंट बी पर क्या जीरो होगा? क्या हम ये कह सकते हैं यहाँ पे पार्टिकल की स्पीड जीरो होगी? क्योंकि जनाब अगर स्पीड जीरो नहीं हुई तो और आगे जाएगा, जब तक जाएगा जब तक कि वो रुक नहीं जाएगा। तो यहां से एक्चुअली में अगर ये डिस्टेंस पता चल जाए, ये डिस्टेंस पता चल जाए, तो मैं यहां से यहां वर्क एनर्जी थ्योरम लगा करके इस पॉइंट पर इसकी स्पीड निकाल सकता हूं। क्या निकाल सकता हूं? स्पीड। और सिंपली काइनेटिक एनर्जी पूछिए। क्या पूछिए? काइनेटिक एनर्जी। अब ये कैसे निकालें? एक बात बताओ, क्या मैं ए से बी वर्क एनर्जी थ्योरम लगाऊं? सो बी केयरफुल, ए से बी लगाने जा रहा हूं जनाब। ए से बी में कितने फोर्सेस वर्क करने वाले हैं? 3 करेंगे। वैसे तो मैं एक्सप्रेशन ये लिखूंगा, वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। नहीं आया समझ? एक बात बताओ, पॉइंट ए पे स्पीड क्या है?
जीरो। पॉइंट बी पे स्पीड क्या है, तो व्हाट इज द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, क्या ये टर्म जीरो हो जाएगा? क्या समझ आ रहा है? अब देखना, अगर ग्रेविटी का वर्क लिखना है तो अलोंग द इंक्लाइन प्लेन ग्रेविटी फोर्स कितना लग रहा है, mg sin थीटा। कितना लग रहा है? और यहां से यहां तक गया mg sin थीटा। मैं आपको बता देता हूं mg sin थीटा की वैल्यू हो जाएगी 12। कितनी हो जाएगी? 12। तो जा देखना, ग्रेविटी का वर्क लिखूंगा, mg sin थीटा कितना, 12। यहां से यहां तक गया, टोटल डिस्टेंस कितना चला, 0.1 प्लस डी। क्या ये किसी को समझ में आया? जब ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन भी लग रहा है, और फ्रिक्शन होता है म्यू एम जी कॉस थीटा। अगर आपने सॉल्व किया हो तो एम जी कॉस थीटा की वैल्यू 16 आती है, म्यू की वैल्यू 0.5 दी हुई है। क्या फ्रिक्शन यहाँ पे 8 हो जाएगा? जब ये यहां से जनाब यहां तक मूव किया तो व्हाट इज द वर्क डन बाय फ्रिक्शन? क्या दिस प्लस दिस? जरा ध्यान से देखना, माइनस माइनस क्यों कर रहा हूं, समझ आ रहा है? 8 इंटू 0.1 प्लस डी, दिस इज द वर्क डन बाय फ्रिक्शन। वर्क डन बाय नॉर्मल क्या होगा, 0 प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स का वर्क लिखना है तो देखना ध्यान से, हाफ के की वैल्यू कितनी है, 800 एक्स इनिशियल। क्या इनिशियल स्प्रिंग कंप्रेस्ड है? पक्का? कितना कंप्रेस्ड है? क्या मैं यहाँ 0.1 का स्क्वायर कर दूं, माइनस। फाइनली यहाँ पे स्प्रिंग पहुंचने के बाद क्या स्प्रिंग इसका साथ देगी? क्या एक्सट्रीम पॉइंट तक इसके साथ जाएगी? यहाँ स्प्रिंग धोखा देगी, कहां पे जाकर के, एनएलपी पर। यहाँ पे स्प्रिंग नहीं जाएगी, मतलब एनएलपी पे आने के बाद स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ में आ चुकी है। व्हाट इज द एलोंगेशन इन स्प्रिंग, 0। क्या इसको सॉल्व किया जा सकता है? यहां से अगर सॉल्व करें तो डी की वैल्यू कुछ निकल करके आती है, कितनी, 0.1। ठीक है, ये बताया जा रहा है ऐसा, आई होप कि सॉल्व कर सकते हैं। क्यों भाई, कितना आ रहा है, 0.1 आ रहा है? ठीक है, तो लोग कहते हैं आंसर आ गया। आंसर, मैंने कहा अभी आंसर नहीं आया जनाब, हमें इस पॉइंट पे निकालना है जब ये वापस लौट के आया सी पॉइंट पर। कहां पे लौट के, सी पॉइंट पे। क्या अब मैं अगेन बी से सी वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकता हूं? पक्का? तो मैं यहां पर बी टू सी वर्क एनर्जी थ्योरम लगाने जा रहा हूं, लेकिन आपको समझ में आ रहा होगा बी टू सी में दो ही फोर्स का वर्क होगा, एक ग्रेविटी का और दूसरा फ्रिक्शन का। ग्रेविटी का वर्क होगा 12 इंटू 0.1, समझ में आया? फ्रिक्शन का वर्क कितना लिखोगे, 8 इंटू 0.1 बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल माइनस इनिशियल। इनिशियल क्या है, 0। ये जो भी आंसर है वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। कितना आ रहा है यहाँ से, 0.4 जूल। कितना आ रहा है, 0.4 जूल। अब सवाल ये उठता है, बिल्लू भैया एकदम से उछल के खड़े हो चुके हैं, करेंगे सर आपने तो बताया था कि हम वर्क एनर्जी थ्योरम कहीं से भी कहीं लगा सकते हैं। मैंने कहा हाँ बिल्कुल बताया था, तो सर आपने ऐसा क्यों नहीं किया, ए से बी टू सी, ए टू सी लगा देते। कैसे लगा देते, ए टू सी। मैंने कहा लगाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको लगाने के लिए आपको फ्रिक्शन का वर्क लिखना पड़ेगा। किसका वर्क, फ्रिक्शन का। और फ्रिक्शन का वर्क आपको पता है क्या होगा, फोर्स इंटू लेंथ ऑफ अ पाथ। तो लेंथ ऑफ अ पाथ में तो ये भी आएगा ना, लेकिन आपको लेंथ ऑफ अ पाथ नहीं पता, तो आप डायरेक्टली ए टू सी नहीं लगा सकते। क्या ये समझ में आया? इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ी, क्योंकि यहाँ फ्रिक्शन था। क्या था, फ्रिक्शन। अगर जनाब यहाँ फ्रिक्शन नहीं होता तो क्या आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत पड़ती क्या? हाँ बताओ। क्वेश्चन नंबर 3 क्लास नोट्स का क्वेश्चन है। मैक्सिमम वेलोसिटी कहां पे होती है, मीन पोजीशन पर। कहां पे होती है? क्या सभी से हो गया है? पक्का? ओके वंडरफुल। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें कंजर्वेटिव का मतलब पता हो या ना पता हो, क्या क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा? वैसे तो मैं कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में आगे डिटेल में पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं कि अगर कंजर्वेटिव नाम नहीं सुना तो भी हो जाएगा? क्योंकि ठोक ठोक करके चिल्ला चिल्ला करके बताया था, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। कौन से फोर्सेस, ऑल द फोर्सेस, चाहे वो इंटरनल हो चाहे वो एक्सटर्नल हो, बराबर क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ओके वंडरफुल। हाँ बेटा, ए टू लगा लो, लेकिन उससे एक फायदा क्या है, हमें तो जब वापस लौट के आ रहा है उस समय काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, हमें जाते समय नहीं निकालनी, वापस लौटते समय निकालनी। आपको एक बात और समझ में आ रही है ना, जाते समय जो पॉइंट सी पे काइनेटिक एनर्जी होगी और वापस लौट के जो सी पे काइनेटिक एनर्जी होगी, ये दोनों काइनेटिक एनर्जी सेम होंगी या नहीं होंगी? नहीं होंगी, क्योंकि यहाँ पे कौन है, फ्रिक्शन। हाँ अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो सेम होती। ठीक, आगे बढ़े। नाउ पैराग्राफ 5 to 7 किससे हुआ ये? ओके ग्रेट वंडरफुल। देखिएगा ये सवाल पहले तो एनएलएम का है। किसका है,
एनएलएम का है। इस तरीके का आप सवाल एनएलएम में सॉल्व कर चुके हैं, उम्मीद करूंगा शायद आपको याद हो। ये 2 kg का ब्लॉक, इसको आपने स्पीड कितनी दी है 10। नीचे कौन सा ब्लॉक है 3 kg का, इसको आपने स्पीड कितनी दी है 5। कौन तेज चल रहा है, ऊपर वाला है नीचे वाला? फ्रिक्शन क्या चाहता है? फ्रिक्शन चाहता है कि साथ साथ चलें। अगर साथ साथ नहीं चल रहे तो साथ साथ चलाने का प्रयास करेगा। ऊपर वाला तेज भाग रहा है तो फ्रिक्शन ऊपर वाले पे कहां लगेगा, आगे या पीछे? पीछे लगेगा। क्या यहाँ पर आपको म्यू वगैरह का वैल्यू दिया हुआ है क्या? म्यू का वैल्यू कितना है 0.3। क्या आप बता सकते हैं फ्रिक्शन कितना लगेगा? 0.3 इंटू 20, मेरे हिसाब से 6 आ रहा है। एक्शन रिएक्शन, अगर इस पे 6 पीछे लगा तो इस पे 6। समझदार हो, पढ़े लिखे हो, शकल से लगते हो, लेकिन हो नहीं, वो बात अलग है। जरा ध्यान से देखना जनाब। जब बेइज्जती कर देते हैं यार, मतलब क्या तरीका है, मतलब स्कूल में कितनी रिस्पेक्ट मिला करती थी, यहाँ देखो यार टमाटर की तरह। मतलब एक बात बताओ, इस पे फोर्स अगर पीछे लग रहा है तो इसकी स्पीड क्या होगी? कम होगी। क्या होगी? और इस पे फोर्स आगे लग रहा है तो इसकी स्पीड बढ़ेगी। तो भाई साहब पता है क्या हो रहा है, जिसकी स्पीड ज्यादा है उसकी कम हो रही है, जिसकी कम है उसकी बढ़ रही है। और एक समय आएगा जब दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, सेम हो। जैसे ही दोनों की स्पीड सेम हो जाएगी उसके बाद कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? अरे गरीबो, फ्रिक्शन ही नहीं लगेगा। जैसे ही रिलेटिव स्लिपिंग बंद हो जाएगी, मतलब दोनों एक कॉमन वेलोसिटी से चल रहे होंगे, तो इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन नहीं लगेगा। फ्रिक्शन क्या चाहता है? साथ साथ चले। और अगर चल रहे हैं तो फ्रिक्शन तुम्हारी तरह थोड़ी है कि हर जगह उंगली करेगा। अरे नहीं आई मेरी बात समझ? तो लगेगा ही नहीं, तो फिर लगेगा ही नहीं। देखो लास्ट वाले पार्ट का आंसर आ गया, 7th का। फाइंड द वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन आफ्टर द एंड ऑफ द रिलेटिव मोशन। अरे भैया फ्रिक्शन लग ही नहीं रहा तो काय का वर्क, क्या आएगा आंसर? 0। चलो भाई, फ्रिक्शन एनएलएम में पढ़ाया था। क्यों नहीं लगेगा, क्यों मतलब क्यों लगेगा, क्या पूछ रहे हो? क्यों नहीं लगेगा? ये देखो, मान लो इसकी स्पीड भी v होगी और इसकी स्पीड भी क्या होगी, v। किसी चीज को कांस्टेंट वेलोसिटी से चलाने के लिए फोर्स चाहिए या नहीं चाहिए, ये बताओ। चाहिए या नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। इन दोनों की वेलोसिटी अगर सेम हो गई, क्या दोनों के बीच में स्लिपिंग हो रही है? हाँ, नहीं हो रही। जब स्लिपिंग नहीं हो रही तो फ्रिक्शन नहीं लगेगा। फ्रिक्शन क्या चाहता है? और अगर कोई साथ साथ चल रहा है तो चलन दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। है। और आप पता है इस पर क्वेश्चंस भी सॉल्व कर चुके हैं, वो बात अलग है कि तुम्हें याद नहीं है। आपने अगर एनएलएम की O2 सॉल्व करी हो, क्या कह रहे हैं O2 क्या होती है, अगर आपने O2 सॉल्व करी हो तो याद करना, एक क्वेश्चन था, एक की वेलोसिटी कम हुई थी, एक की वेलोसिटी बढ़ी थी, और दोनों की क्या हो गई थी, सेम। अगर किसी ने मुझसे पढ़ा हुआ है तो ऐसा क्वेश्चन देखा होगा। क्या याद आ रहा है कुछ? बहुत देर तक चर्चा चली थी उस क्वेश्चन पर, तो ध्यान से देखना। एक बात बताओ, इस पर फोर्स लग रहा है 6, इसका मास कितना है? तो इसका एक्सेलरेशन पीछे की तरफ कितना है? कितना? 3। क्या ये बात क्लियर है? इस पर फोर्स लग रहा है 6, मास कितना है 3, तो इसका एक्सेलरेशन आगे की तरफ 2। अगर मैं आपसे पूछूं कि किसी टी टाइम पर ऊपर वाले ब्लॉक की वेलोसिटी मान लेते हैं v1 है और इसकी वेलोसिटी क्या है v2, क्या ऊपर वाले ब्लॉक की वेलोसिटी लिख पाओगे? क्या लिखोगे? 10 माइनस 3t। अरे लिखोगे या नहीं? और नीचे वाले की क्या लिखोगे? इनिशियल कितनी है 5, एक्सेलरेशन कितना है 2 इंटू टी। जब इनके बीच में रिलेटिव स्लिपिंग बंद हो जाएगी, रिलेटिव स्लिपिंग बंद होने का मतलब क्या है, क्या दोनों सेम रफ्तार से चल रहे हैं? क्या हम ये कह सकते हैं जब रिलेटिव स्लिपिंग बंद होगी तो v1 बराबर, क्या इसको इसके बराबर कर दे जनाब? तो जरा देख लेते हैं बराबर करके क्या आ रहा है। 10 माइनस 3t बराबर 5 प्लस 2t, कितना आ रहा है? t बराबर 1 सेकेंड। ठीक है, जैसे t की वैल्यू 1 आ गई, अगर मैं t की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूं, कितना आ जाएगा 7। मतलब हम ये कह सकते हैं जब ये दोनों साथ साथ चलना शुरू करेंगे तो दोनों की स्पीड क्या होगी, 7। खत्म। खत्म। 5th वाला पढ़ो जल्दी से, क्या पूछा है? वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन। इसके ऊपर से फ्रिक्शन ही लग रहा है। क्या फ्रिक्शन के नहीं लग तो नॉर्मल एमजी भी रहा है, क्या फ्रिक्शन के अलावा और कोई वर्क कर रहा है? नहीं कर रहा। तो हम ये कह सकते हैं वर्क डन बाय फ्रिक्शन जो भी होगा वो बराबर क्या होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो जरा ध्यान से देखना, ए ब्लॉक की बात करें तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी। फाइनल स्पीड कितनी है 7, इनिशियल कितनी थी 10।
कितना आ गया? माइनस के 51 जूल। नहीं आया गरीबों समझ? अब जा ध्यान से देखना, वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन बी निकाले, हाफ 3, इनिशियल कितनी थी 5, बाद में कितनी है 7, तो फाइनल स्पीड का स्क्वायर कितना 49। अरे ओ भाई कौन सी वाली ब्रांड है? 49 माइनस 25 कितना आ रहा है? 36 जूल। क्या सॉल्व हो गया? 6। समझ में आया क्या? चलो सेकंड मेथड। उसका एक्सप्लेनेशन तो आपको सेंटर ऑफ मास में जाकर के पढ़ाया जाएगा। एक होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्या होता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सेंटर ऑफ मास में बहुत डिटेल में पढ़ रहे होंगे। उसको पढ़ने के बाद ये सवाल मात्र कितने सेकंड का है? 2, 1 का भी नहीं है। देखते हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देखते ही। अगर मैं इस पूरे सिस्टम की बात करूं, इस पूरे सिस्टम की बात करूं, तो इस पूरे सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना है? 0। कितना? 0। क्यों? क्योंकि देखो नीचे वाली सरफेस क्या है? ये एक्शन रिएक्शन इंटरनल हो गए, क्या एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे? तो बस याद रखना, अगर किसी सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स 0 होता है तो उस पूरे सिस्टम का टोटल मोमेंटम, क्या? टोटल मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट होता है। क्या होता है? हमेशा कांस्टेंट होता है। आगे जाकर के पढ़ाऊंगा। वैसे तो मैं यहां भी बता सकता हूं एक छोटी सी हिंट देकर के। तुमने न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ी है? क्या ये पढ़ा है? अगर किसी पे एक्सटर्नल फोर्स 0 हो जाए तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो गया? 0। इसका मतलब सिस्टम का मोमेंटम चेंज। देखो कैसे देख रहे हैं। क्या ध्यान से देखना, इनिशियल मोमेंटम कितना है इस वाले का? बताओ कितना है? 2 इंटू 10 मास इंटू वेलोसिटी होता है, सुने हो? चलो थैंक यू। इसका कितना है? 3 इंटू 5 बराबर। फाइनली दोनों की स्पीड क्या है? सेम। तो इसका हो गया 2v, इसका हो गया 3v। कितना हो गया? 5v। देखो सॉल्व करके बताओ v कितना आ रहा है? देखो 20 प्लस 15, तो तुमने 7 यहां इतनी मेहनत से निकाला था वो ऐसे ही आ गया। कैसे देख रहे हैं? देखो नहीं आया ना समझ? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ले जाओ बेटा घर ले जाओ उसको उखाड़ के। अरे ले जाओ, क्या दिक्कत है? घर पे सही कर लेना उसको। आगे बढ़े भाई। ओके वंडरफुल। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, सस्ता सवाल। ऐसे सवाल आगे भी मिलेंगे। ये ग्राफ किसका दिया हुआ है? वर्क डन वर्सेस टी। वर्क डन बाय द फोर्स, वर्क डन बराबर क्या? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। ये स्ट्रेट ग्राफ है, तो मैं बोल सकता हूं जो भी वर्क डन की इक्वेशन रही होगी y बराबर mx। मैंने सुना है तुमने मैथ्स पढ़ी हुई है। अगर कोई ग्राफ ओरिजिन से पास हो रहा है तो उसकी इक्वेशन ऐसे लिख सकते हैं ना, y बराबर mx। m को यहाँ k लिख दिया। क्या लिख दिया? k। एक बात बताओ, वर्क डन को क्या हाफ mv स्क्वायर लिख दूं? ये बराबर क्या लिख दूंगा? kt। ये सब तो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, उधर ले जाओ तो v स्क्वायर बराबर क्या लिखोगे? 2k बाय m इंटू टी। ये तो कांस्टेंट है ना भाई, इसको c मान लू। c। मुझे प्रोपोर्शनलिटी देखनी है। एक बात बताओ, क्या v स्क्वायर टी के प्रोपोर्शनल आ रहा है? तो v इज इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट है, तो c डैश इंटू टी की पावर हाफ। क्या पूछा है? क्वेश्चन पढ़ो। एक्सेलरेशन के बारे में पूछा है। एक बात बताना, मैंने सुना था कि एक्सेलरेशन होता है dv बाई dt। क्या तुमने भी सुना है क्या? c डैश टी की पावर 1/2 को डिफरेंशिएट करना आता है? खत्म हो गया। 1/2 और आगे मल्टीप्लाई कर देना, यही तो होता है भाई। तो देखो ये टी की प्रोपोर्शनलिटी पूछी है, कैसे प्रोपोर्शनल है? खत्म। नहीं आया समझ? कौन सा क्वेश्चन था? हर एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जनाब, यही तो मिलकर के तुम्हारी रैंक डिसाइड करेगा। क्वेश्चन नंबर 9 सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा दिमाग मत चलाना। एक्स दिया हुआ डिफरेंशिएट करके क्या मिल जाएगा? v। क्या मिल जाएगा? अगर v पता चल गया तो t बराबर 0 पर और t बराबर 1 सेकंड पे वेलोसिटी आ जाएगी। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? वर्क डन। आई होप हो गया होगा।
ओके, क्वेश्चन नंबर 10। कहीं तुम्हारा आंसर ए तो नहीं आ रहा है? अरे गरीबो, पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है। किसमें घूम रहा है? सर्कल में। सर्कल में कोई घूम रहा है तो एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट हो सकते हैं, एसी और, क्या ये तुमने सुना है? तो जरा ध्यान से देखना, काइनेटिक एनर्जी दी हुई है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? अरे वाह, क्या बात है, ये तुम्हें आता है। तो जरा ध्यान से देखना, क्या इसको ए एस स्क्वायर लिख सकता हूँ? अगर 2 को यहां से इधर ले जाऊं तो ये क्या लिख सकता हूँ? ये एम वी स्क्वायर लिखा हुआ है, इसको आर से क्या कर दूं? ये क्या लिखा हुआ है? एफ सी। लोगों ने कहा अरे याद तो गया आंसर पहला। अरे नालायको, अभी तो एक्स फोर्स का एक ही कंपोनेंट आया है जो कि टुवर्ड्स द सेंटर है, ये एफ सी आया है। क्या आया है? एफ सी। अभी एफ टी भी निकालना है। कुछ सोच रहे हैं एफ टी एफ सी होता क्या है? एफ टी सुने हो? या ध्यान से सुनना, एफ टी बराबर क्या होगा? एम इंटू ए टी। क्या होगा? एम इंटू ए टी। और मैंने सुना है कि ए टी के बारे में तुम्हें पता है, ए टी को क्या लिख सकते हो? डीवी बाय डी टी। लेकिन यहाँ एस डिस्टेंस के टर्म्स में दिया हुआ है, तो इसी को क्या लिख सकते हो? वी डीवी बाय डी एस। अरे लिख सकते हो। तो जरा ध्यान से देखना, यहां से इस एक्सप्रेशन को देख करके तुम्हें समझ में आ रहा है कि एम वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई थी ये। अरे आई थी या नहीं आई थी? इसको डिवाइड मार दो। मुझे क्या निकालना है? v इंटू डी वी बाय डी एस। क्या तुम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो x के रिस्पेक्ट में? किसके रिस्पेक्ट में? x। देखना, v स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करूंगा तो चेन रूल लगाऊंगा, 2v इंटू डी वी बाय डी एक्स। नहीं आया आराम से घर पे देखना, इसको चेन रूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? चेन रूल। बराबर 2a, एस स्क्वायर है, एस स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 2s। क्या समझ में आ रहा है? 2 से 2 क्या हो गया? ये क्या आ गया? 80। क्या खत्म? क्या वैल्यू यहां पुट कर दें? क्या एफ टी आ गया? एफ टी पता है और एफ सी पता है, तो आंसर क्या होगा? गलती मत करना, इस तरीके से सवालों में फंसाया जाएगा। सर्कुलर मोशन कर रहा है तो एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट होते हैं, एक एसी और एक एटी। बी केयरफुल। क्या ये खत्म? आगे बढ़े क्या भाई? पिछली वाली रेस तो पूरी डिस्कस हो गई थी। लाओ भाई शीट दो, करके आते हो होमवर्क? बहुत बढ़िया, शानदार, बस करते रहो। अगले 3 महीने जो बोला जाए बस कर लो, उसके बाद फिजिक्स से मोहब्बत हो जाएगी। क्या हो चुकी है? बस फिर ठीक है। होमवर्क बस तमीज से करो और डिस्कशन में बस इन्वॉल्व हो। फिजिक्स तो मैं सिखा दूंगा तुम्हें, जेई लेवल की। यस, S1 में दिया था क्वेश्चन नंबर 14। बताना है क्या? ये तो देखते टिक। S1 O1 आते हैं अभी। O1 में आई थिंक क्वेश्चन नंबर 13। किसी को डाउट? आंसर मैच कर गया? 14 हो गया? किसी को डाउट नहीं है? 15 ये भी हो गया? बहुत तेज हो गई तुम्हारी। 3 क्वेश्चन हैट्रिक एक साथ, गजब। पेपर में ही बना लिया करो, बस वही नहीं बना पाते। क्वेश्चन नंबर 20। अरे 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 अरे, ठंड ठंड का देखो यार, डिस्कशन सुनो, ध्यान से सुनो, कुछ सीखने को मिलेगा। देखो, एक पार्टिकल को यहां से रिलीज किया, एक को यहां से रिलीज किया, ठीक है।
हमें यहाँ पे कमेंट करना है समय के बारे में, और नीचे पहुंचेंगे तो स्पीड क्या होगी। आंख बंद करके बोल सकता हूँ कि दोनों की स्पीड जब ग्राउंड पे पहुंचेंगे तो क्या होगी, सेम होगी। अगर मान लो इसकी स्पीड v1 है और इसकी स्पीड v2 है, तो मैं कह रहा हूं कि थीटा 1 और थीटा 2 की वैल्यू कुछ भी रहे, दोनों की स्पीड क्या आएगी, सेम। लोगों ने कहा कैसे बोल दिया आपने? मैंने कहा वर्क एनर्जी थ्योरम। किससे बोला? वर्क एनर्जी थ्योरम। जब ये यहां से यहां तक आएगा तो ग्रेविटी का वर्क दोनों पे कितना होगा, mgh। ग्रेविटी के अलावा और किसी ने वर्क किया है क्या? नहीं किया। जब दोनों पे ग्रेविटी का वर्क mgh ही है तो mgh बराबर क्या होगा, हाफ एम वी स्क्वायर। तो थीटा 1 और थीटा 2 पे डिपेंड नहीं करेगा। नहीं आया समझ? क्या क्लियर है भाई? और टाइम के बारे में बात करें तो उसके लिए तो फिजिक्स लगाने की जरूरत नहीं है, ऑब्वियस सी बात है। ये ज्यादा इंक्लाइंड है तो यहाँ से बहुत तेजी से लुढ़कते हुए आएगा। यहाँ पे अगर समय t1 लगा और यहाँ पे समय t2 लगा तो गारंटी है कि कौन ज्यादा होगा, t1 इज ग्रेटर देन t2। बड़ा इंटरेस्टिंग है भाई। अगर कोई पूछे भाई साहब एक्सेलरेशन क्या होगा, क्या दोनों में एक्सेलरेशन सेम आएगा? नहीं। अगर तुम ध्यान से देखो तो इधर एक्सेलरेशन होगा g sin थीटा 1 और इधर एक्सेलरेशन होगा g sin थीटा 2। एक्सेलरेशन अलग अलग है, पहुंचने का समय भी अलग अलग है, लेकिन जब यहां पहुंचेंगे तो अगर इसकी स्पीड v1 है और इसकी v2 है तो गारंटी है कि v1 बराबर v2। नहीं आया समझ? क्लियर है भाई? क्वेश्चन नंबर 21 15 क्लास नोट्स। क्लास नोट्स में क्वेश्चन दो मेथड बताए थे, कोई भी एक सीख लो। बस इतना सा फर्क है, मैंने वहां पे शायद म्यू की वैल्यू 0.5 ली थी। 21। हाँ देखो ध्यान से। एक्चुअली में तुमने क्या किया होगा, ए से सी की हाइट देख ली होगी, 320 माइनस 140। अरे नालायको, यही तो जीवन है। क्या तुम एक बात बताओ मुझे, ये रही आईआईटी और ये रही तुम्हारी 11th क्लास। आईआईटी तो आसान है, लेकिन अभी तुम गरीब यहाँ पे हो, तो तुम्हें दिख नहीं रही, तुम्हें लग रहा है बहुत टफ है, लेकिन जिस दिन तुम यहाँ पहुंच जाओगे उस दिन तुम्हें लगेगा अरे ये तो हलवा है। क्या है? हलवा। एक बात बताओ, तुम्हें यहाँ पहुंचना है, तुम क्या डायरेक्ट यहाँ से कूद के यहाँ पहुंच जाओगे? यस सर है? या जमीन खोद के अंदर से जाओगे? तभी तो ऐसे लोग नाले के अंदर पाए जाते हैं 2 साल बाद। देयर इज नो शॉर्टकट। कितनी बार डायलॉग मारा, अब तो तुम्हें भी याद हो गया होगा, सोते सोते भी याद आता होगा। देयर इज नो शॉर्टकट। कोई शॉर्टकट नहीं है भाई, सिंपल सी बात है। ये रहा आपका पॉइंट ए, ये रहा आपका पॉइंट बी और ये रहा आपका पॉइंट सी। अगर आपको यहां तक पहुंचना है तो इस बैरियर को क्रॉस करना ही पड़ेगा, और ये बैरियर अभी आपके जीवन में चल रहा है। जैसे ये क्रॉस हो जाएगा उसके बाद आप अपने आप लुढ़कते हुए कहां पहुंच जाएंगे, नीचे। एक बात है कि जस्ट मैं यहां तक पहुंचा दूं, जस्ट यहां तक पहुंच जाए, मतलब जस्ट इस पॉइंट पे पहुंच के स्पीड क्या हो जाए, 0, तो इसके बाद तो तुम्हें मोटिवेट करने की जरूरत है ही नहीं। स्लोप इतना जबरदस्त होगा कि यहां से लुढ़कते हुए तुम अपने आप कहां पहुंच जाओगे। तो बात की गहराई को समझ पा रहे हो जनाब? तुम सोच रहे हो कि सर ऐसे सी लगा, रहे ऐसे सी कैसे भाई, बीच में ये पिलर भी तो है। सिंपल सी बात है, पहले बी को क्रॉस करोगे तभी तो सी पहुंचोगे। तो अगर आपने वर्क एनर्जी थ्योरम लगाई है तो ए से सी लगानी है, ए से बी। लोग कहते हैं जाना तो सी पर है, अरे सी पे जाने के लिए पहले बी को क्या करना पड़ेगा, क्रॉस करना पड़ेगा। यही है हर्डल। क्या आगे बढ़े जनाब? O2 में आ जाओ। कीप। हाँ हाँ, O2 में भी तो बचे हैं ना, कल डिस्कस होने थे लेकिन हुए नहीं थे ना। यस। बातचीत नहीं यार, बातचीत नहीं। कौन कौन सा दिया था? ठीक, 3 5 दे दिया क्या? ठीक ठीक। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या सभी से हो गया? ओके, O2 क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 भी पूछ लिया क्या? इसमें एक सी पार्ट नहीं हुआ होगा, एवरेज पावर, इसके अलावा तो हो गए होंगे। ठीक है, सी पार्ट को होल्ड रखना, जहां भी पावर आ रही है, बाद में पावर को पढ़ाएंगे तब करना है इसके क्वेश्चन। यस। क्वेश्चन नंबर 6, देखो ये मेहनती क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है? मेहनती।
यहाँ पर आपको अलग अलग पाथ में कांस्टेंट फोर्स का वर्क निकालना है, और कांस्टेंट फोर्स का वर्क निकालना है तो देखो ध्यान से, फोर्स तो आपको दिया ही हुआ है, कितना दिया हुआ है? अब ए से बी गए, बी से सी गए, ए से सी गए, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है कंजर्वेटिव, छोड़ देना अभी, ठीक है। दुनिया में जितने भी कांस्टेंट फोर्सेस हैं सारे क्या होते हैं? कंजर्वेटिव, बस इतना याद रखना, आगे आएगा तो बता दूंगा। तो देखो ए से बी गए और वो आपसे पूछा कितना वर्क होगा, तो ए से बी में मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा, और डिस्प्लेसमेंट निकालने का तरीका क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ, मतलब सॉरी, डिस्प्लेसमेंट निकालना है ए से बी में, तो मैं बोलूंगा पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। और ये करने के लिए आपको कोऑर्डिनेट्स लिखने पड़ेंगे। क्या लिखने पड़ेंगे? कोऑर्डिनेट्स। क्या कोऑर्डिनेट लिखना आता है आपको? या ध्यान से देखो, जो ए पॉइंट है क्या वो एक्स जेड प्लेन में दिखाई दे रहा है? क्यूब की लेंथ कितनी है? 2 मीटर। तो ए पॉइंट तक पहुंचने के लिए आपको एक्स के अलोंग 1 मीटर चलना होगा और जेड के अलोंग 1 मीटर। तो अगर मैं ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखना चाहूं, एक्स के अलोंग 1, वाई के अलोंग 0 और जेड के अलोंग 1, ये आ गया। क्या सिमिलरली मैं बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिख सकता हूं? देखो जरा, बी पॉइंट तक एक्स के अलोंग कितना चलना पड़ेगा? 2, दिखाई दे रहा है, वाई के अलोंग और जेड के अलोंग नहीं है। क्या अभी मैं इसके पोजीशन वेक्टर में से इसको सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं? तो देखना 2 - 1 कितना हो जाएगा? आई कैप प्लस जे कैप माइनस के 0 के कैप। क्या समझ में आया? तो देखो ए बी का ये रहा डिस्प्लेसमेंट, ये रहा फोर्स। क्या वर्क कैलकुलेट करना आता है? फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अगर एफ डॉट एस करूंगा तो कितना आ रहा है? 3 + 4 कितना आ रहा है? 7। क्या ये मैच कर रहा है? जिस तरीके से मैंने ए टू बी कैलकुलेट किया उसी तरीके से आप क्या बी टू सी कैलकुलेट कर पाएंगे? अब तो ही जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। इसके बाद कौन सा था? यस, क्वेश्चन नंबर 20, स्टार मार्क करिए। वंडरफुल क्वेश्चन। तुमने होमवर्क क्यों नहीं किया? ये कॉर्नर फर्स्ट बेंच कहाँ है? कॉपी कहाँ है? ये क्वेश्चन निकालो फटाफट। ये देखना जरा, देखो ये वाली सरफेस जो है ना, ये वाली सरफेस, ये क्या है? स्मूथ। कैसी है? स्मूथ। ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब एक बात तुम समझने की कोशिश करना, जब ये ब्लॉक नीचे की तरफ आएगा तो ये वेज किधर जाना चाहिए? क्या ये पीछे जाएगा? ये बात समझ आ रही है? क्योंकि आप ऐसे समझ सकते हैं कि इस वेज के ऊपर नॉर्मल इधर लगेगा और नॉर्मल का एक कंपोनेंट इसको कहां मूव करेगा? पीछे की तरफ। क्या मूव करेगा? मानते हो? पक्का? ठीक है। अब ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम पूरे सिस्टम पे लगाने जा रहा हूं। किस पर? पूरे सिस्टम पर। जब ये ब्लॉक ग्राउंड सरफेस पे पहुंचा तो मान लो इसकी स्पीड कितनी है? v1, और इस वेज की स्पीड कितनी है? v2। तो एक बात बताना, इस पूरे सिस्टम पर अगर वर्क एनर्जी थ्योरम लगाऊं तो मैं लिखूंगा वर्क डन बाय ग्रेविटी। ग्रेविटी का वर्क कितना होगा? जितना ब्लॉक नीचे है। ग्रेविटी तो सिर्फ इस पे वर्क करेगी ना भाई। वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल। अब देखना, नॉर्मल ने इस पे भी वर्क किया है और इस पे भी वर्क किया है, लेकिन एक बात तय है कि पूरे सिस्टम पर टोटल वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स क्या होगा? हाँ, पक्का? तो मुझे ये लिखने की जरूरत नहीं है। वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल, लेकिन वर्क डन बाय नॉर्मल पूरे सिस्टम पर 0 बराबर क्या चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा? क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं, हाफ एम v1 स्क्वायर प्लस हाफ कैपिटल एम इंटू v2 स्क्वायर। क्या ये बात समझ आ रही है? एक बात बताना मुझे, अगर मैं आपसे सिर्फ ये पूछता कि इस वाले पे नॉर्मल ने वर्क कितना किया, एन साइन थीटा, एन साइन थीटा मत बोलो, इसके ऊपर तो सिर्फ नॉर्मल का ही वर्क हुआ है ना। इस पर नॉर्मल ने वर्क किया, इस पे भी किया, लेकिन इक्वल एंड अपोजिट। लेकिन अगर मैं इस वाले ब्लॉक की बात करूं तो इस वाले ब्लॉक पे बोलूंगा वर्क डन बाय नॉर्मल ऑन कैपिटल एम, जो भी हुआ होगा वो बराबर क्या होगा? उसकी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी।
क्योंकि इस पे तो किसी और का वर्क हुआ ही नहीं। देखो इस पे तो दो लोग वर्क कर रहे हैं, स्मॉल एम पे तो दो लोग वर्क कर रहे हैं, कौन कौन? ग्रेविटी और नॉर्मल। लेकिन इस पे तो सिर्फ किसने वर्क किया है? नॉर्मल। अब तुम लोग समझदार हो, इन दोनों का सम अगर वर्क डन बाय ग्रेविटी के बराबर आ रहा है, जो कि कितना है? mgh, तो ऑब्वियस सी बात है सिर्फ इसकी वैल्यू mgh से ज्यादा आएगी या कम आएगी? और इसकी वैल्यू भी mgh से क्या आएगी? क्योंकि इन दोनों का सम किसके बराबर है? mgh। तो गारंटी है कि नॉर्मल का वर्क जो भी होगा वो mgh से ज्यादा आएगा, कम आएगा? कम आएगा। लेकिन पूरे सिस्टम पे टोटल कितना आएगा? जितना इस पे पॉजिटिव हुआ उतना इस पर नेगेटिव होगा। क्या ये बात समझ आ रही है? ठीक है भाई, खत्म। S2। S2 क्वेश्चन नंबर 1 क्या हुआ भाई? होना चाहिए था। तुम लोग क्या करते हो? हाँ, क्वेश्चन पढ़ा तो करो यार। जेई की तैयारी कर रहे हो, मजाक बना के रखा हुआ है तुम लोगों ने। कितने क्वेश्चन कराए जाएं ऐसे? पढ़ो क्वेश्चन को जल्दी से। कितने लोगों से हुआ है ये क्वेश्चन? ग्रेट। देखो ध्यान से, 2r स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ है, ये डिस्टेंस जो है वो 2r है। क्वेश्चन पढ़ा हुआ है ना सभी ने? और ये जो हाइट है जहां पे मास को रखा गया है, ये कितना है? 3r/2 या 1.5r। देखो क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। यहाँ पे एक रिंग है जो कि एक स्प्रिंग से कनेक्टेड है, लेकिन ये रिंग वर्टिकल पोल के अंदर है। मतलब रिंग का क्या कंस्ट्रेन है कि ये सिर्फ और सिर्फ किस डायरेक्शन में मूव कर सकती है? वाई डायरेक्शन में मूव कर सकती है। यहां पर इसको रेस्ट से रिलीज किया गया है। अब रेस्ट से रिलीज किया है, एकदम से स्प्रिंग का फोर्स लग रहा है, तो वो एकदम से इसको क्या करेगा? मूव करेगा नीचे की तरफ। तो थोड़ी देर में ये रिंग इधर आ जाएगी। और मान लो यहाँ पे इसकी स्पीड क्या है? v। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि रिंग पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, कितने फोर्स लग रहे हैं? तीन फोर्स तो तीन लग रहे हैं। एक स्प्रिंग फोर्स, एक ग्रेविटी और एक नॉर्मल। लेकिन नॉर्मल का वर्क होगा नहीं, क्योंकि नॉर्मल तो हमेशा सरफेस के क्या लगेगा? परपेंडिकुलर। और डिस्प्लेसमेंट अलोंग है, तो नॉर्मल का वर्क तो क्या रहेगा? जीरो। तो वर्क होगा सिर्फ स्प्रिंग का और ग्रेविटी का। क्या ये बात समझ आ रही है? अब देखो स्प्रिंग का अगर वर्क लिखना होता है तो बी केयरफुल। यहां पे कुछ दिया हुआ है, नेचुरल लेंथ कितनी है स्प्रिंग की? 2r। समझदार हो? पाइथागोरस जानते हो? क्या बात है। ये 2r और ये 1.5r, तो ये आता है 2.5r। दिस इज द टोटल लेंथ। इफ आई विल आस्क यू व्हाट इज x, x होता है चेंज इन लेंथ, तो चेंज इन लेंथ क्या लिखोगे? 0.5r। यहां पर ये है x इनिशियल। ये क्या है? x इनिशियल। मैंने बताया था स्प्रिंग का वर्क निकालते समय बी केयरफुल। जब यहां पे पहुंचेगा, क्या स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में आ जाएगी? व्हाट इज x फाइनल? 0। तो अगर मुझे यहाँ एक्सप्रेशन लिखना है तो वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ग्रेविटी का वर्क क्या लिखूंगा? mgh। कितना नीचे है? स्प्रिंग का वर्क क्या लिखोगे? हाफ के एक्स इनिशियल। पॉइंट 5r, सॉरी। क्या सब कुछ निकाल दिया? ये रहा ए पार्ट, और इस पूरे को सॉल्व कर दोगे तो यहां से क्या आ जाएगा? बी पार्ट। क्या समझ में आया? नोट डाउन दिस। बस मुझे दे दो। करो करो, नोट करो, अगला क्वेश्चन पढ़ो। S2 का है? S2 क्या बेटा? कहां पर मतलब?
ये ऐसे अटेम्प्ट होता है। ये देखो, ये तुमने डायग्राम बना बना के छोड़ दिए हैं ये। तो फिर क्लास नहीं आना चाहिए था। तबीयत ज्यादा जरूरी है ना, मतलब। क्यों तबीयत जरूरी नहीं है? जीवन है तो सब कुछ है। पकड़ो। नोट कर लिया भाई? चलिए आगे बढ़े। यस। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, पढ़ लें क्वेश्चन को, क्योंकि पढ़ने से पहले सॉल्व हो जाएगा। 2 kg, नीचे कौन है? 3 kg। ठीक है भाई। ये रही इसकी एनएलपी। क्या? एनएलपी। कितना नीचे एनएलपी से? 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर को क्या मैं बोल सकता हूं? ये 2G/K रहा होगा। मेरे को लगा पैर पकड़ के कहा, मुझे लगा बदला लेने आ गया ये तो। क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि इस 2 kg वाले ब्लॉक को कितना नीचे कंप्रेस करके छोड़ें कि वो इस 3 kg वाले ब्लॉक को उठा दे। आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये 3 kg वाले को उठाने के लिए ऊपर कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? 3G। और 3G बराबर क्या होना चाहिए? K(x1). तो x1 कितना होना चाहिए? 3G/K। मतलब हम ये कह सकते हैं कि एनएलपी से कितना ऊपर ले जाना पड़ेगा स्प्रिंग को? 3G/K। जब स्प्रिंग खींचेगी तभी तो फोर्स लगाएगी। नहीं आया समझ? इस स्प्रिंग में कितना खिंचाव चाहिए? 3G/K। तो हम ये कह सकते हैं एनएलपी से कितना ऊपर ले जाना पड़ेगा? 3G/K। इतना समझ आ गया? अगर 2G/K की वैल्यू 1 है, कितनी है? 1, तो 3G/K की वैल्यू कितनी होगी? 1.5। कितनी होगी? टफ है थोड़ा सा, है ना? वो क्या है ना, G/K की वैल्यू 1/2 हो जाएगी, तो 3G/K की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1.5। थोड़ा सा आपको ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी। ये है एनएलपी और ये है मीन पोजीशन। मीन पोजीशन जहां पे इस पे नेट फोर्स क्या था? 0। एक बात बढ़ाई गई थी, मीन पोजीशन से जितना ऊपर जाता है उतना ही नीचे जाता है। क्या पढ़ाया था? पक्का? एक बात बताओ, मीन से कितना ऊपर लेना है? 1 + 1.5 कितना? 2.5 कितना? तो इसका मतलब इससे नीचे कितना लेना है? खत्म। क्या हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। आपको ऐसे क्वेश्चंस आगे भी मिलेंगे, एरोडो में भी मिलेगा एक क्वेश्चन ऐसा ही, देखिएगा। देखो यहाँ पे क्या है ना, ये इलाका है, ठीक है, और ये मान लो x = 0, ये सरफेस है, लेकिन इधर वाली सरफेस रफ है और इधर वाली सरफेस क्या है? स्मूथ है। ऐसा दिया है क्वेश्चन, मैं नहीं कह रहा, मेरी तरफ मत देखो ऐसे आंख निकाल के, ठीक है? ठीक है। अब क्या हुआ कि यहाँ पे एक लॉन्ग प्लैंक है, उसको हमने फेंका और वो एंटर होना शुरू हो गया। वो क्या हो गया? एंटर होना शुरू हो। ठीक, एंटर हो रहा है, बढ़िया है, होने दो एंटर। क्या हुआ बे? है? कहाँ घुसे जा रहे हो? सुधर जाओ बे, सुधर जाओ, ठीक है? सीट के नीचे घुसे जा रहे हैं वो। जरा देखिएगा, फर्स्ट पार्ट में ये पूछा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ अ फ्रिक्शन फोर्स। क्या पूछा है? मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। देखो फ्रिक्शन फोर्स तो इतने ही पार्ट पे लगेगा, और इतने पार्ट पे जो फ्रिक्शन लगेगा वो लगेगा म्यू इंटू नॉर्मल। तो नॉर्मल लोग कहते हैं mg, लेकिन मैंने कहा क्यों mg? क्योंकि मैं तो सिर्फ इतने का नॉर्मल लूंगा ना, क्योंकि इधर वाले पे तो फोर्स लग ही नहीं रहा। तो क्या मैं अगर आपसे ये पूछ लूं कि ये लेंथ जो अंदर की तरफ है ये x है, तो इसका मास क्या होगा बता सकते हो? m/l इंटू एक्स। ये हो गया मास इंटू जी। क्या नॉर्मल हो गया?
नहीं आया समझ? तो इतने पे फ्रिक्शन लगेगा, क्या लगेगा? फ्रिक्शन। तो मैं कह सकता हूं कि फ्रिक्शन कितना होगा? म्यू इंटू नॉर्मल। नॉर्मल की वैल्यू ये लिखी हुई है। नहीं आया समझ? ये तो ए पार्ट हो गया। क्या हो गया? ए। समझ आया? दोबारा बताऊं? सर आपने एमजी क्यों नहीं लिया? अबे नालाई को, जितना इलाके के अंदर है उतने का ही मास लोगे, क्योंकि उसी पे क्या लगेगा? फ्रिक्शन। तो उसी का मास लिया है मैंने। तो बी पार्ट में ये पूछा गया कि इसको मिनिमम कितनी वेलोसिटी से फेंक है कि ये जस्ट इस इलाके के अंदर एंटर हो जाए। तो जस्ट एंटर करने का मतलब क्या है? इसका आखिरी वाला पॉइंट जस्ट कहां पहुंच जाए? इधर। तो बताना डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ होगा? है ये रहा फ्रिक्शन। एक बात बताओ, ये फ्रिक्शन कांस्टेंट है वेरिएबल है? वेरिएबल है। तो हम यहाँ पे लगाएंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या लगाएंगे? वर्क एनर्जी थ्योरम। हमने इसको यहां से वेलोसिटी दी, देखना ये इनिशियल है, यहां से दी वी नॉट वेलोसिटी। कितनी दी? वी नॉट। तो यहां जस्ट ये जब पूरा एंटर हो जाए तो यहां पहुंच के स्पीड क्या हो जाए? 0। तो देखना वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या लिखोगे? म्यू एम जी एल। मैंने वर्क डन बताया, इसको क्या करोगे? इंटीग्रेट। क्या करोगे? इंटीग्रेट एक्स डी एक्स। क्या करोगे? एक्स डी एक्स। कहां से कहां तक? 0 से एल। दिस इज द वर्क डन बाय फ्रिक्शन। इसके अलावा और किसी ने वर्क किया है? बताओ, किया हो तो? किया है क्या? तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन बराबर चेंज इन, तो फाइनल, इनिशियल, या माइनस और लगा लेना। क्यों? फ्रिक्शन पीछे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा है। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन बराबर चेंज इन, क्या यहां से वी नॉट आ जाएगा? यहां तक किसी को कोई तकलीफ? ठीक है। सी पार्ट जो कि इंटरेस्टिंग है। एक बात बताओ, जब ये इस इलाके के अंदर पूरा एंटर हो चुका होगा, जब ये इस इलाके के अंदर पूरा एंटर हो चुका होगा, उस समय फ्रिक्शन कांस्टेंट हो जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा? हाँ, मानते हो इस बात को? पक्का? तो जरा ध्यान से देखना। ये बोला गया कि हमने जो वेलोसिटी इस केस में दी थी उसकी डबल दे दी। कितनी दे दी? डबल। तो ये बताओ ये इस इलाके के अंदर कहां तक जा पाएगा? तो हमने मान लिया कि ये इस इलाके के अंदर डी डिस्टेंस और गया। कितना डिस्टेंस गया? डी डिस्टेंस। तो देखना फ्रिक्शन के वर्क को दो पार्ट में ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि फ्रिक्शन पहले तो वेरिएबल था। क्या था? वेरिएबल। इंटरेस्टिंग बात यह है कि तुम इस केस में वर्क डन निकालोगे तो ये आएगा म्यू एम जी। अगर फ्रिक्शन कांस्टेंट होता तो देखो एल डिस्टेंस चलने पे कितना वर्क आता? म्यू एम जी इंटू एल। आता है नहीं आता? इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये बाई 2 आ रहा होगा। ये याद रखना, शॉर्ट ट्रिक है। क्या? अगर कोई फोर्स लीनियरली वेरी कर रहा है, क्या वेरी कर रहा है? लीनियरली, एक्स के साथ लीनियरली वेरी कर रहा है, तो जितना आना चाहिए उसका आधा आता है। जितना आना चाहिए उसका आधा आता है। देखो ध्यान से, आ रहा है नहीं आ रहा? तो देखना यहाँ पे फ्रिक्शन का वर्क कैसे लिखूंगा? माइनस म्यू एम जी एल बाई 2। ये तो तब है जब वो उस इलाके के अंदर एंटर हो रहा था, लेकिन जब एंटर हो चुका है उसके बाद तो फ्रिक्शन कांस्टेंट हो गया। म्यू एम जी कितना और चला? डी। कितना चला? डी। यही तो पूछा गया है। दिस इज द टोटल वर्क बराबर क्या लिखोगे? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। फाइनल 0, इनिशियल हाफ एम टू वी नॉट का स्क्वायर। आगे सॉल्व कर पाओगे? देखो इसको। क्या इतना ही था? और कुछ? पेपर, पेपर, पेपर 1। क्या बेटा? इसको सॉल्व करो ना, सॉल्व करो इसको। एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स स्क्वायर बाय 2। लिमिट लगाओ, एल, एक एल से एल कट गया, कितना आएगा? बाई 2। पूरा पेपर आसान था भाई साहब। बताओ सॉल्व किया है? पहले 4 क्वेश्चन में बताओ कौन से में? 1 to 4। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो तुमसे ना हो। चौथा तो चूरन है, सारे ही चूरन है यार, मतलब क्या मतलब है? 1 to 4 में किसी में डाउट? ठीक है, ओके, वंडरफुल। नेक्स्ट 5 to 8 किसमें? 6 के। हाँ, ये मस्ट लिखा हुआ है डेफिनेटली, इस पर चर्चा चल रही है अभी।
बहस जारी है। मस्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि बराबर वाली भी कंडीशन सेटिस्फाई हो सकती, क्योंकि उस समय लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा होगा। तो सिक्स्थ के बी पार्ट में एक्सेलरेशन ऑफ ट्रक मस्ट भी ग्रेटर नहीं होना चाहिए, मे भी होना चाहिए, क्योंकि इक्वल वाली भी कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगी, क्योंकि वो लिमिटिंग कंडीशन होगी। क्या होगी? लिमिटिंग कंडीशन होगी। बिल्कुल। 7 8। हाँ, न्यूटन्स थर्ड लॉ इज वैलिड इन नॉन इनर्शियल फ्रेम टू। बेस एक्शन रिएक्शन पेयर, इससे तो कोई मतलब है ही नहीं। इनर्शियल फ्रेम रहे या नॉन इनर्शियल फ्रेम रहे, एक्शन रिएक्शन तो हमेशा ही लगेगा। बिल्कुल ऑब्वियस है। उसमें वो सीडो वीडो वाली कहानी आ जाती है, जिसमें एक्सेलरेशन वाला टर्म आ जाता है। या कोई देखो, वन में क्या होता है, कोई चीज रेस्ट पर है, उसके फ्रेम में रेस्ट पे नहीं है, तो वन में भी फ्लॉ आ जाता है, टू में भी फ्लॉ आ जाता है, क्योंकि वहां एक्सेलरेशन आ रहा होता है। क्या आ रहा होता है? एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन फ्रेम पे क्या करता है? डिपेंड करता है। लेकिन थर्ड को तो एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन की बात ही नहीं करता। थर्ड तो क्या कहता है? सिंपल एक्शन रिएक्शन। तो उससे क्या मतलब है? तुम लिफ्ट के अंदर खड़े हो तो नहीं लगेगा क्या? अबे खड़े रहो या मत रहो, वो तो लगेगा ही लगेगा। ठीक। सेवंथ का सी, क्या बताऊं? नहीं, वही है ऊपर वाली, ऊपर वाली सेम। 9 to 12। नाइन्थ का हाँ, तो मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हो, मतलब एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन आपका -10 पाई/3 आ रहा है। तो भाई कोई वेक्टर क्वांटिटी है, तो क्या उसका वो मैग्नीट्यूड नहीं दे सकता है? मतलब तुम ये कह रहे हो कि माइनस लगेगा तभी टिक करेंगे? चलो ठीक है, चर्चा करते हैं, बताएंगे। ठीक। और कोई जिसमें ऑब्जेक्शन हो वो बता देना, ठीक है, आज डाल देंगे इसको। आगे सेक्शन 2, 1 to 5। हाँ, 3 3 3 3। एक्स कर्व है बेटा, है ना? नोट्स को जरा देखना ध्यान से। एक्स कर्व में एरिया जो होता है वो v² - u²/2 होता है। मुझसे ही पढ़े हो ना? नहीं पढ़े हो? ग्राफ्स, ग्राफ्स पढ़ाए थे, वहां देखना। एक्स का ग्राफ पढ़ा है, वो होता है v² - u²/2। ठीक है, एक मिनट रुको। ट्वेल्थ का ए, एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज परपेंडिकुलर। उठा के फेंको इसको बाहर। ये तो मैंने चिल्ला चिल्ला करके बताया है कि जितने भी एंगुलर वेरिएबल होते हैं, चाहे वो एंगुलर एक्सेलरेशन हो, चाहे एंगुलर वेलोसिटी हो, चाहे वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो, वो हमेशा जिस प्लेन में मोशन हो रहा है उस प्लेन के क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। और जितने भी लीनियर वेरिएबल होते हैं वो प्लेन में होते हैं, जैसे वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। तो ये तो आंख बंद करके टिक करते हैं। हलवा सवाल है, क्या है? हलवा। तुमने गलत किया, अगली बार सही करके आना। ठीक है, छाता तो बताता ही नहीं हूँ। चलो, बस अब पढ़ लेते हैं, पेपर 2 कल करेंगे, ठीक है? और भाई ये ये मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आता है कि क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन नंबर 1 डायग्राम बनाया, छोड़ दिया। मैं बताना बंद कर दूंगा। कुछ भी समझ नहीं आता तो डायग्राम बनाओ, एक दो इक्वेशन तो लिखा करो। कुछ नहीं आता तो F=ma ही लिख दिया करो। फ्री बॉडी डायग्राम तो बनाओ। ये क्या मतलब है कि खाली पेज छोड़ रखा है कि उसमें बाद में जाकर के भरेंगे? अटेम्प्ट करो भाई, अटेम्प्ट। चलिए भाई, शुरुआत की जाए फिर। अच्छा, कल हमने स्टार्ट किया था क्या? वर्टिकल सर्कुलर मोशन। समझ आ रहा था? आपने एक बात ऑब्जर्व करी थी, अभी चेक कर लेते हैं कि जैसे जैसे वो पार्टिकल ऊपर की तरफ मूव कर रहा होता है, टेंशन कम होती है बढ़ती है? हैं? ओके, वंडरफुल। अगर एल डिस्टेंस ऊपर गया तो वेलोसिटी कितनी कम होती है?
मैक्सिमम टेंशन एट टॉप मोस्ट पॉइंट एंड बॉटम मोस्ट पॉइंट का डिफरेंस। चलो चेक करते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं जरा। यहाँ पे पार्टिकल को वेलोसिटी दी है, बातचीत बिल्कुल नहीं होगी, सिर्फ भाई की आवाज आनी चाहिए यहाँ पर। क्या कह रहे हो, कौन भाई? गजब बेइज्जती है यार। एक रस्सी जिसकी लेंथ है L, उससे एक m मास का पार्टिकल हैंग किया गया है। क्या आप लोग देख पा रहे हैं? देखते रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे बॉटम मोस्ट पॉइंट पे एक स्पीड दी गई है जो कि कितनी है, 9g बाय, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 9g बाय 12। ठीक है, ये मूव कर रहा है। फाइंड द, क्वेश्चन लिखें, फाइंड द वेलोसिटी एट द पॉइंट B and the B part, tension force at the point B. Find the velocity at the point B and the B part, tension at point B. है ये L बाहर ले लो। बाहर आता है अंदर आता है? अंदर ही होना चाहिए वो तो। क्वेश्चन समझ आ गया? इस वाले पॉइंट पे मैंने आपसे ये पूछा है कि ये बता दो कि स्पीड क्या होगी, टेंशन फोर्स क्या होगा। सभी लोग सॉल्व करेंगे यहाँ पर, पंचायत कोई नहीं करेगा यहाँ पे। क्वेश्चन नोट करके ऐसे बैठ जाते हैं, भंडारा होने वाला है यहाँ पे। ओके वंडरफुल। टेंशन भी निकालो, दूसरा पार्ट कौन करेगा? चच्चा जी आएंगे। बहुत शानदार, वंडरफुल। अच्छा ठीक, कोई दिक्कत नहीं। फंस रहे हो क्या? नहीं फंस रहे? करो करो। अगर आप सॉल्व करो तो आपके हिसाब से पॉइंट बी पर मेरे हिसाब से स्पीड आ गई होगी। लोग कहते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो, यहां से यहां तक सिर्फ ग्रेविटी का वर्क होगा, तो इस पॉइंट पे जो स्पीड आती है वो आती है रूट GL/2। कितने लोगों की आ चुकी है? ओके वंडरफुल। जरा आगे देखिएगा ध्यान से। फिर मैंने पूछा आपसे यहाँ पे टेंशन बता दो। क्या बता दो? टेंशन। तो आपने कहा सर टेंशन भी नीचे और mg भी नीचे, तो नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर, नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर क्या m इंटू ए सी के बराबर होता है? अरे हाँ या ना? और AC क्या होता है? जरा ध्यान से देखिएगा, टेंशन देखते रहिएगा ध्यान से, प्लस mg बराबर मैंने लिखा mv²/r। v स्क्वायर की वैल्यू क्या लिखी? GL/2। L से L कैंसिल, यहां से टेंशन की वैल्यू आई कितनी? यार अगर टेंशन की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो टेंशन का डायरेक्शन माना है, टेंशन उस डायरेक्शन में ना लग के उसके अपोजिट लग रही है। मतलब इस पार्टिकल पर जो टेंशन फोर्स है वो नीचे ना लग करके कहां लगेगा? ऊपर। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि टेंशन फोर्स तो हमेशा रस्सी में हमेशा कहां लगता है? अलोंग द स्ट्रिंग। क्या याद है जब एनएलएम पढ़ाया था, ठोक ठोक करके चिल्ला चिल्ला करके बताया था कि रस्सी का फोर्स अलोंग द स्ट्रिंग लगेगा। क्या लगेगा? अलोंग द स्ट्रिंग लगेगा। क्या याद है? ये पुलिंग नेचर का होता है, ये पुशिंग नेचर का। लेकिन यहां से टेंशन की वैल्यू माइनस आ रही है, तो इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि इस पॉइंट पे जो टेंशन है वो नीचे की तरफ नहीं ऊपर की तरफ होगी। मतलब यहाँ लोचा है कुछ, ये पॉसिबल नहीं। एक बात बताओ, अगर यहाँ पर नेगेटिव आ रही है, कल मैंने आपको बताया था जैसे जैसे ऊपर मूव कर रहा होता है टेंशन बढ़ती है कम होती है? बढ़ती है कम होती है? कम हो रही होती है। तो जनाब एक पॉइंट ऐसा आया होगा, सुनिएगा ध्यान से, एक पॉइंट ऐसा आया होगा जहां टेंशन क्या हो गई होगी? 0। और जैसे ही टेंशन 0 हो गई होगी ना जनाब, सर्कुलर मोशन नहीं करेगा ये। उसके बाद ये सर्कुलर मोशन नहीं करेगा। लोगों ने कहा क्यों नहीं करेगा, जरा ध्यान से देखिएगा। जैसे ही टेंशन 0 हुई, क्या इसके पास वेलोसिटी v है? मान लो उस पॉइंट पे इसके पास वेलोसिटी क्या है? v। टेंशन तो 0, नीचे क्या लग रहा है? mg। ऐसा लग रहा है ऐसा कि अगर किसी पार्टिकल को v से फेंकना और सिर्फ mg का फोर्स लग रहा है तो ये मोशन कैसा होता था?
प्रोजेक्टाइल होता था। कैसा होता था? प्रोजेक्टाइल होता था। यहां पर जब ये मैंने सवाल पूछा ना, वेलोसिटी एट द पॉइंट बी, तो तुम्हें ये आंसर तो देना ही नहीं चाहिए था, तुम्हें लिख देना चाहिए था इट विल नेवर रीच टू द पॉइंट बी। ये पॉइंट बी पर पहुंचेगा ही नहीं, क्योंकि जैसे ये यहां से मूव करना शुरू हुआ, एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां टेंशन जीरो। टेंशन जीरो होने का मतलब है रस्सी स्लैक कर गई। क्या कर गई? रस्सी स्लैक कर गई। और जैसे ही रस्सी स्लैक करेगी, उसके बाद सिर्फ mg लग रहा है। क्या लग रहा है? mg। तो अब इसके बाद ये सर्कुलर मोशन नहीं जनाब, इसके बाद तो ये क्या करेगा? प्रोजेक्टाइल करेगा। मतलब इसका सर्कुलर मोशन एक पॉइंट पे जाने के बाद क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ आ रही है? अब देखिए यहां पर फिर इस तरीके के सवाल बनेंगे कि सर ये जो मोशन है ये कहां जाकर के ब्रेक होगा, उस समय ये एंगल कितना बन रहा होगा, जब यहां से प्रोजेक्टाइल करेगा तो मैक्सिमम किस हाइट तक जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चंस बनेंगे, लेकिन उसे हम बाद में अप्रोच करेंगे। लेकिन अभी हमसे अगर इस सवाल का आंसर पूछा जाए तो क्या आप टेंशन माइनस के mg/2 लिख दोगे? अगर टेंशन नेगेटिव आ जाए तो समझ जाना लोचा है। क्या है वो? लोचा क्या है? इसका मतलब अगर यहाँ टेंशन नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब इससे पहले कहीं क्या हो गई है? जीरो। अगर वहां जीरो हो गई है तो उसके बाद तो ये फेस को घुमा ही नहीं पाएगा। उसके बाद ये सर्कुलर मोशन करेगा या प्रोजेक्टाइल मोशन? प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा। क्या ये बात क्लियर है? तो जल्दी से एक स्टेटमेंट लिखेंगे फटाफट से। in the given problem in the given problem it will never reaches to the point b. In the given problem it will never reaches to the point b because the string becomes a slack. String becomes a slack before the point b. Before the point b. तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि पहले इसने सर्कुलर मोशन किया और बाद में इसने क्या किया? प्रोजेक्टाइल किया। एक बात बताओ, जहां रस्सी स्लैक होगी वहां क्या जीरो होगा? जल्दी से बताओ, v जीरो होगा या t जीरो होगा? t जीरो होगा। तो एक बात बताओ, अगर हम ये चाहते हैं कि ये इस तरीके से सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता रहे तो उसके लिए क्या कंडीशन लगनी चाहिए? रस्सी कभी भी स्लैक नहीं होनी चाहिए, मतलब रस्सी में कभी भी टेंशन की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। क्या ये बात समझ आ रही है? सहमत हो मेरी बात से? पक्का? तो जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे अब अगला सवाल आपके सामने ये बना, ये रही। तो लोगों ने कहा भाई साहब ये बता ही दो फिर, ये काहे को इस लोचे में फंसा रहे हो, एक वेलोसिटी ऐसी तो बता दो कि इस पॉइंट पर कम से कम मिनिमम वेलोसिटी कितनी दें। देखिएगा ध्यान से, इस पॉइंट पर मिनिमम वेलोसिटी कितनी दें कि ये सर्कुलर मोशन कर पाए, जिससे आज के बाद इस संकट में कभी फंसने की जरूरत ना पड़े। मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनिएगा। लोगों ने कहा सीधे सीधे बता दो ना, कि देखते ही पता चल जाए कि ये सर्कुलर मोशन करेगा या नहीं करेगा, कि लोएस्ट मोस्ट पॉइंट पर मिनिमम वेलोसिटी कितनी दें कि ये सर्कुलर मोशन कर पाए। तो क्वेश्चन लिखेंगे, फाइंड द minimum velocity, find the minimum velocity at the lowermost point so that the given particle can perform the circular motion. वंडरफुल। एक बात बताओ मुझे, ये क्वेश्चन सही था या गलत था? पूछने का तरीका ही क्या था? गलत था, क्योंकि वो कभी भी पॉइंट बी पर नहीं पहुंचा। अब एक बात, यहां पर आपसे ये पूछा गया कि यहाँ पे मिनिमम वेलोसिटी क्या होनी चाहिए कि वो सर्कुलर मोशन कर ले। एक बात बताना, कंडीशन क्या है? रस्सी कहीं भी स्लैक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जहां स्लैक हो गई क्या वहीं पे सर्कुलर मोशन ब्रेक हो जाएगा? एक बात बताओ, जैसे ये मूव कर रहा है ऊपर की दिशा में, तो सबसे कम टेंशन कहां होगी? ये बात तो पता है, जैसे जैसे ऊपर जाता था क्या टेंशन कम होती जाती थी?
तो क्या हम कह सकते हैं सबसे कम टेंशन यहां पर होगी, और अगर यहां भी टेंशन जीरो नहीं हुई तो इससे पहले तो कहीं भी जीरो नहीं होगी। और ये आपको पता है कि अगर ऊपर यहां तक पहुंच गया तो वापस नीचे लौट के तो आ ही जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैंने कहा देखो जनाब यहां पर टेंशन टी और क्या लगेगा नीचे mg, और इसकी स्पीड मान लो इस डायरेक्शन में v1 कितनी है v1। तो एक बात बताओ टुवर्ड्स द सेंटर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, क्या ये बात क्लियर है? मुझे इसकी वैल्यू को मिनिमम करना है, जब ये मिनिमम होगा तो क्या ये भी मिनिमम होगा? अरे हाँ या ना? अगर ये मिनिमम तो ये भी क्या होना चाहिए मिनिमम। इस एक्सप्रेशन को जरा ध्यान से देखना, क्या तुम mg को चेंज कर सकते हो? हम mg को चेंज, अगर मुझे v1 को मिनिमम करना है तो v1 कब मिनिमम होगा? जब टेंशन की वैल्यू क्या हो मिनिमम, और टेंशन की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है जीरो। लोगों ने कहा सर जीरो क्यों बोल रहे हो, मैंने कहा जीरो से थोड़ा सा ज्यादा, जीरो से थोड़ा सा ज्यादा, कितना ज्यादा? इतना कम जितना तुम सोच भी नहीं सकते। तो मैंने यहाँ जीरो प्लस बोल दिया, क्या बोल दिया जीरो प्लस। ये वही सवाल हो गया कि एक 10 kg का ब्लॉक यहाँ रखा हुआ है, कितने केजी का है, कितने का है? 10 का लग रहा है तुम्हें, है? मान लो 10 kg का है, कितने केजी का है 10 का। अब मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि इस ब्लॉक को उठाने के लिए मिनिमम फोर्स कितना लगाना पड़ेगा, क्या तुम 100 न्यूटन आंसर देते हो? लेकिन ये दिल तुम्हारा जानता है कि 100 पे उठ जाएगा। कब उठेगा? 100 से थोड़ा सा ज्यादा। लेकिन वो थोड़ा सा तो लिखना पॉसिबल नहीं है, ऐसे थोड़ा ना लिखेंगे 100 बगल में थोड़ा सा ज्यादा। तो वही बात है, हमने यहाँ पे कहा कि टेंशन जीरो तो नहीं, जीरो से थोड़ी सी ज्यादा। तो लोग ना कितनी थोड़ी सी, तो थोड़ी सी को क्या मान लेंगे जीरो ही मान लेंगे। तो यहां से m कैंसिल आउट हो गया, तो आप देख पा रहे होंगे कि v1 स्क्वायर की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई जी। लेकिन मुझसे b1 पूछा है या ये पूछा है? ये पूछा है। तो क्या मैं अगर ये पता है तो ये निकाल सकता हूं? वैसे तो तुरंत आंसर आ गया है कि इस पॉइंट पर अगर रूट जीएल स्पीड है तो 2l नीचे रूट 4gl बढ़ेगी तो कितनी हो जाएगी रूट 5gl। लेकिन इज्जत के साथ निकाल कर दिखाऊंगा वर्क एनर्जी थ्योरम से। किससे? वर्क एनर्जी थ्योरम से। एल एल कितना ऊपर गया? हाँ ग्रेविटी का वर्क बताओ जल्दी, क्या mg इंटू 2l होगा? बताना वर्क डन बाय ग्रेविटी बराबर क्या लिखोगे? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम वी फाइनल, वी फाइनल कितना जीएल माइनस वी इनिशियल का स्क्वायर। क्या इसके आगे सॉल्व कर पाओगे? तो देखो इसको सॉल्व करके देखो, v इनिशियल का स्क्वायर आपका क्या आ रहा है 5gl, मतलब इसका स्क्वायर। अब इसको याद कर लो, क्या कर लो इसको याद कर लो। आज के बाद तुम देख करके तुरंत बता दोगे कि ये घूम पाएगा या नहीं। अगर वेलोसिटी रूट 5gl या उससे ज्यादा हुई तो कोई भी गिवन पार्टिकल सर्कुलर मोशन क्या कर सकता है कंप्लीट कर सकता है। क्या कर सकता है कंप्लीट। यहां पे देखो कितनी थी 4.5, ज्यादा थी कम थी? कम थी। कल एक क्वेश्चन कराया था याद करो, रूट 6gl क्या थी रूट, वहां ऐसा लोचा फंसा ही नहीं था क्योंकि रूट 6gl कौन सी रूट 6gl, डेफिनेटली रूट 5gl से तो क्या है ज्यादा। तो अब मैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको मैं कंक्लूड कर सकता हूं, वो पॉइंट्स क्या है वो देखेंगे ध्यान से। क्या ये समझ में आया या नहीं आया? क्या क्लियर है? लोगों से पूछा जाता है टॉप मोस्ट पॉइंट पर क्या जीरो होगा, लोग कहते हैं स्पीड जीरो होगी। स्पीड या टेंशन, स्पीड या टेंशन, क्या सहमत हो? मतलब आज के बाद हम दावे से बोल सकते हैं कि अगर आपने बॉटम मोस्ट पॉइंट पे रूट 5gl या उससे ज्यादा वेलोसिटी दी तभी ये सर्कुलर मोशन क्या कर पाएगा कंप्लीट। अब देखना यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स जो कि अब तक हमने पढ़े उसके बेसिस पर हम कंक्लूड कर सकते हैं। देखिएगा ध्यान से, नोट मत करो कुछ भी। अगर वेलोसिटी रूट 2gl से कम या उसके बराबर हुई, रूट 2gl से कम या उसके बराबर हुई, देखिएगा जनाब उस केस में क्या होने वाला है। कल आपको याद होगा 2gl आपने कैलकुलेट करी थी, तो उस केस में ये पार्टिकल इधर जाएगा और पार्टिकल इधर जाएगा। क्या भी हम ये कह सकते हैं इस तरीके से टू एंड फ्रो मूव करेगा, ये टू एंड फ्रो इस तरीके से हमेशा मूव करता रहेगा पक्का। और हम ये कह सकते हैं जहां भी जब भी ये एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचेगा तो वहां क्या जीरो हो रहा होगा, वेलोसिटी क्या हो रही होगी जीरो हो रही होगी, अगर ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशंस हैं तो। क्या ये बात क्लियर है जनाब? तो हम ये कह सकते हैं अगर वेलोसिटी रूट 2gl से कम या उसके बराबर हुई
तो उस केस में पार्टिकल विल ऑक्सीलेट। पार्टिकल क्या करेगा? ऑक्सीलेट करेगा। और एक्सट्रीम पोजीशंस पे क्या जीरो होगा? वेलोसिटी या टेंशन है? पक्का? क्या ऐसे सवाल कल किए थे? ओके, वंडरफुल। अब देखिएगा ध्यान से, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें समझ में आ गया कि अगर वेलोसिटी रूट 5gl या उससे ज्यादा हुई, रूट 5gl या उससे ज्यादा हुई, क्या करेगा? क्या कर पाएगा? पूरा कर पाएगा? तो उस केस में हम ये कहेंगे कि पार्टिकल विल कंप्लीट द सर्कुलर मोशन। और इस केस में आप वो सारे रिजल्ट लगा सकते हो कि यहाँ पे टेंशन मैक्सिमम, यहाँ पर मिनिमम, मैक्सिमम माइनस मिनिमम, हर ऊपर एल डिस्टेंस चलने पर। क्या याद आ रहा है? पक्का? हर एल डिस्टेंस ऊपर जाने पर रूट 2gl कम होती जाएगी। क्या समझ में आ रहा है? ऐसा सवाल पूछ लिया जाए भाई साहब, मैंने कहा बोलो, यहाँ रूट 10gl है, कितनी है? क्या यहाँ बता दोगे? रूट 8gl। यहाँ रूट रूट क्या बात कर रहे हो? क्या पक्का? बहुत बढ़िया। अगले पार्ट की तरफ अगर मूव करें, समझदार हो, समझ में आ रहा होगा थोड़ा बहुत, ठीक है। अगर ये जो वेलोसिटी है ये आपकी रूट 5gl से कम और रूट 2gl से ज्यादा हुई, तो उस केस में होगा लोचा। क्या होगा? ये यहां से जाएगा 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 जाएगा, एक पॉइंट तक जाएगा, लेकिन एक पॉइंट पे पहुंचने के बाद रस्सी देगी धोखा, और जैसी रस्सी देगी धोखा उसके बाद क्या होगा? सर्कुलर या प्रोजेक्टाइल। और एक बात तय है, जहां पे रस्सी देगी धोखा वहां पे टेंशन जीरो या वेलोसिटी जीरो, वहां पे रस्सी को बोला जाएगा स्लैक हो जाएगी। अंग्रेजी में पूछा जाए कि भाई साहब इसको क्या बोलते हैं, तो बोलेंगे रस्सी क्या हो जाएगी? स्लैक हो जाएगी। इस पॉइंट पे मान लो इसके पास है स्पीड क्या? v। मान लो ये एंगल कितना है? थीटा। क्या देख के समझ पा रहे हो? क्यों मेरे भाई, समझ में आ रहा है भाई? अगर ये थीटा तो ये कितना है? तो ये कितना? तो ये कितना? तो ऐसा लग रहा है जैसे कि यहां से एक रॉकेट लॉन्च कर दिया हो v वेलोसिटी से। क्या लग रहा है? लेकिन अब टेंशन जीरो हो चुकी है, तो इसके बाद ये क्या करेगा? प्रोजेक्टाइल करेगा। तो अगर कोई पूछे भाई साहब ये कैसा मोशन है, तो हम कहेंगे पहले सर्कुलर था, फिर बीच में मिला धोखा, और उसके बाद ये कैसा हो गया? प्रोजेक्टाइल। इसलिए बोल रहे हैं बेटा, जीवन में रफ्तार बढ़ा करके रखो, लेकिन पता नहीं कब टेंशन क्या हो जाए? जीरो। क्या समझ पा रहे हो? जीवन से कनेक्ट कर पा रहे हो? जहां स्लैक हुए वहीं आ जाओगे, कहाँ? हवा में। और उसमें हवा में आने के बाद तो सीधे धड़ाम से नाले में गिरोगे। खुश हो गए सर, यही तो चाहता हूँ। नोट डाउन दिस। आज के बाद अगर इस तरीके के सवाल हैं, देखो सवाल कैसे आएंगे मैं बता देता हूँ तुम्हें। तुम्हें कैसे दिएगा बताऊं? बताऊं क्या? कैसे बोलेगा? लेंथ 2 मीटर है। कितनी है? 2 मीटर। इस पॉइंट पे वेलोसिटी दी मान लो 5 मीटर पर सेकेंड। तो अब तुम्हें चेक करना होगा कि जो 5 है ना, ये रूट 2gl से ज्यादा है, 2gl से कम है। एक बात बताना, 2gl कितना? 2gl, l कितना? 2। ये कितना है? रूट 40। क्या है? रूट 40। रूट 40 5 से ज्यादा होता है, समझ में आ रहा है? ओहो, टफ पूछ लिया। समझ पा रहे हो? तो ये वाली जो वेलोसिटी है ये रूट 2gl से ज्यादा है, कम है? कम है। हो अबे नालायक, रूट 40 5 से ज्यादा है यार। तो ये वाली जो 5 मीटर पर सेकेंड है रूट 2gl से, तो क्या हो गई? कम हो गई। कम हुई या नहीं हुई? तो इसके कौन सा वाला केस है? पहला वाला केस है। कौन सा वाला केस है? पहला वाला। तो हम बोल सकते हैं पार्टिकल विल ऑक्सीलेट टू एंड फ्रो। तो कैसे देख रहे हैं? मान ले होती 20, कितनी होती? 20। तो तुम निकालो रूट 5gl। क्या निकालो? रूट 5gl। कितना आ रहा है ये? 10। कितना आ रहा है? 10। तुमने कितनी दी? 20। टॉप मोस्ट पॉइंट तक पहुंचेगा? पहुंचेगा या नहीं? बिल्कुल पहुंचेगा, क्योंकि ये रूट 5gl से क्या है? ज्यादा। कौन सी वाली है? सेकंड वाली है। कौन सी वाली है? सेकंड वाली है।
हाँ, खुश हो गए एकदम। वाली का सुन के तो एकदम 8 8 √2 GL से ज्यादा है, लेकिन √5 GL से कम है। कौन सा वाला है? थर्ड वाला। क्या बात समझ आ रही है भाई? क्या इस तरीके के सवाल दिए जाएंगे, आप अपने आप कनेक्ट करके समझ पाओगे कि कौन सा वाला केस है ये? ठीक है, नोट डाउन दिस। सारे शौक अभी पूरे कर लोगे तो कॉलेज में जाके क्या करोगे बे? धनिया छीलोगे वहां जाके? अभी तो तुम्हें बहुत कुछ करना है भाई। अभी तो दिल टूटेगा, फिर गिटार बजेगा, फिर गाने सुनाई देंगे, फिर आसमान में तारे गिनेंगे। अभी तो जीवन में बहुत बड़े बड़े शौक बाकी हैं भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन उसके लिए आईआईटी में जाना जरूरी है, क्योंकि अभी टेंशन मत लो। तुम्हें अगर मोटिवेशन नहीं मिल रहा तो तुम इस बात से मोटिवेशन ले लिया करो। अब तो डर हो लगता है, पता नहीं कौन सी बात वायरल कर देना लाइक। दिल धक धक हो रहा है भाई। सेलेक्ट हो जाओ, उसके बाद बैठ के बात करेंगे फिर डिटेल में, इन डिटेल। ये देखो, ऑनलाइन वाले दिल तोड़ तोड़ के बना रहे हैं। देख रहे हो ये? इमोशनल हो गए ये तो यार, पिघलो मत यार। समझ सकता हूँ। क्या आगे बढ़े हम लोग? आराम से, नहीं समझ आया दोबारा से पूछ लो भाई। देखो भाई, दोबारा बता दूं क्या? कोई उठा के कुछ फेंक के नहीं मारेगा भाई, पहले बता दे रहा हूँ। देखो भाई, है ना? क्या कर रहे हो यार? अभी तो बहुत सारे शौक पूरे करने बाकी हैं यार। वो बात अलग है, तुम्हारे वाले शौक नहीं है अब, ठीक है? दोबारा बताऊं क्या? देखो, एक बात याद रखना कि पार्टिकल जिससे कनेक्टेड है वो क्या है? रस्सी है। क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद रॉड भी आएगी। क्या आएगी? रॉड भी आएगी। रस्सी की कहानी कुछ और है और रॉड की कहानी कुछ और होगी। ये जितनी भी चर्चा कर रहे हैं, ये कब कर रहे हैं? रस्सी के लिए कर रहे हैं। तो जल्दी से बताना, √2 GL से ज्यादा तो क्या होगा? √2 GL से अगर ज्यादा हुआ तो प्रोजेक्टाइल प्लस सर्कुलर भी हो सकता है और कंप्लीट सर्कल भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा कि √5 GL से ज्यादा है या कम है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। देखिएगा सवाल, सवाल क्या है? यहाँ पे जो वेलोसिटी दी गई है वो है √4 GL। क्या है? √4 GL। क्वेश्चन लिखें। फाइंड द एंगल, फाइंड द एंगल made by the string, find the angle made by the string with vertical, find the angle made by the string with vertical when it will slack, when it will slack. First part. B part, maximum height achieved by the particle, maximum height achieved by the particle from the bottommost point, maximum height achieved by the particle from the bottommost point. देखिए, बहुत बढ़िया सवाल है, लेकिन सवाल हमारे लिए बहुत आसान है। एक बात बताओ, ये जो वेलोसिटी आपको दी हुई है, क्या ये √2 GL से ज्यादा है, लेकिन √5 GL से? तो यहां पर यही होगा जो तीसरा केस है। क्या आप समझ पा रहे हैं? तो हम ये कह सकते हैं ये यहां से मूव तो करेगा, लेकिन एक पॉइंट पे जाने के बाद एकदम से रस्सी क्या हो जाएगी? स्लैक हो। हमसे यही पूछा गया है कि जिस पॉइंट पर रस्सी स्लैक होगी,
क्या होगी, जिस पॉइंट पर रस्सी स्लैक होगी उस समय ये रस्सी जो है वो वर्टिकल के साथ कितना एंगल बना रहा होगा। मान लो इस पॉइंट पर इसकी स्पीड क्या है, v। मैंने कल भी आपको बताया था, आज फिर से बता रहा हूं, दो ही इक्वेशन है जिससे हमारी नौका पार होगी। कौन कौन सी, वर्क एनर्जी थ्योरम और नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर बराबर m इंटू ए सी। एक बात बताओ, इस पॉइंट पर mg नीचे, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा। सभी लोग ध्यान से देखेंगे क्योंकि बार बार नहीं बताऊंगा, आखिरी बार बताऊंगा, 10 बार आएगा ऐसा सवाल और तुम हर बार पूछोगे, ये भी मुझे पता है, इसलिए इस बार देख लेना, जो डाउट हो यहीं पूछ लेना, यहीं खत्म कर देना, ठीक है। इधर लगेगा टेंशन, तो अगर मैं आपसे पूछूं नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर कितना है, तो हम बोलेंगे टेंशन प्लस mg cos थीटा। क्या बोलेंगे, ये बराबर लिखेंगे m ac की वैल्यू v स्क्वायर बाय r। क्या यहां तक समझ आया। लेकिन अगर ये वो वाला थीटा है जो तुम सोच रहे हो, कौन सा वाला, जहां पर ये क्या हो जाएगा स्लैक, तो डेफिनेटली वहां पर टेंशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। नहीं गलत, ठीक है। क्या ये बात समझ आई यहां तक। तो यहां से m से m कैंसिल आउट हो गया और मैं बोल सकता हूं कि v स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, lg cos थीटा। अगर आप ध्यान से देखो तो आपके पास दो अननोन है, कौन कौन, एक तो v भी नहीं पता और दूसरा थीटा भी नहीं पता। मतलब एक इक्वेशन से तो काम चलने वाला नहीं है। एक और इक्वेशन है जो हमें इस मजदार से बाहर निकाल सकती है, वो कौन सी है, दिस इज द ब्यूटी। कौन सी ब्यूटी बेटा, वर्क एनर्जी थ्योरम। एकदम पीछे वालों के चेहरे पे स्माइल आ जाती है भाई, है ना, ठीक है। जरा ध्यान से देखिएगा, क्या मैं यहां से यहां तक वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकता हूं। एक बात तो जनाब मैं जानता हूं कि सिर्फ ग्रेविटी का वर्क होगा, टेंशन का वर्क तो नहीं होगा। जब भी मुझे ग्रेविटी का वर्क लिखना होता है, किसका वर्क लिखना होता है, ग्रेविटी का वर्क लिखना होता है, तो उस समय सिर्फ मैं ये देखता हूं कि वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है। यहां से यहां गया ये एल, ये कितना है, ये एल कॉस थीटा। क्या समझ में आ रहा है, वाई डायरेक्शन में कितना ऊपर पहुंचा है। तो देखना मैं यहां लिखूंगा वर्क डन बाय ग्रेविटी बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्या समझ पा रहे हो आप लोग, ग्रेविटी का वर्क क्या लिखूंगा, माइनस के एम जी एल इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। क्या ये किसी को समझ में आया क्या। ऐसे कितने लोग हैं जिनको ये स्टेटमेंट समझ में नहीं आया, क्या सभी को आ गया। वर्क डन बाय ग्रेविटी, टेंशन का वर्क लिखने की जरूरत है क्या, क्योंकि टेंशन का वर्क क्या होगा, 0 बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर माइनस इनिशियल पता है कितनी थी, 4gl। मैंने सुना है कि तुम्हें वी स्क्वायर की वैल्यू पता चल गई है, क्या ये सही सुना है क्या, क्या यहां से वी स्क्वायर की वैल्यू यहां पे पुट कर दूं क्या। तो जरा ध्यान से देखना, वी स्क्वायर की वैल्यू क्या रख दूंगा, बहुत बढ़िया, चलने दो, बंद क्यों कर रहे हो, क्या ये बात समझ आई यहां तक। अब अगर तुम ध्यान से इस इक्वेशन को देख पा रहे हो तो यहां पे सिर्फ एक ही अननोन बचा, v को जैसे ही रिप्लेस कर दिया गया थीटा ही बचा। और इसको तुम्हें देख के डर अगर लग रहा हो तो डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में एम जी एल क्या सब कैंसिल आउट हो जाएगा भाई। तो जरा ध्यान से देखना, 2 का अगर इधर मल्टीप्लाई करो, ठीक है, तो माइनस के टू कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा -4। ये थोड़ा टफ है सॉल्व कर पाना, आराम से सॉल्व करिएगा। यहां से जल्दी से बताइए कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ रही है, 2/3। तो यहां से थीटा की वैल्यू आती है 2/3। क्या लगा, किसी को कुछ समझ आया क्या इसमें। मैंने ऐसा कुछ किया जो आज के बाद आप नहीं सोच पाएंगे। मैंने दो ही इक्वेशंस यूज करी हैं, एक वर्क एनर्जी थ्योरम और दूसरा जिस पॉइंट पर रस्सी स्लैक हुई है उस पॉइंट पर नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। लेकिन अगर रस्सी स्लैक हो गई है बेटा तो टेंशन की वैल्यू क्या कर दी, 0। दो इक्वेशंस हैं, दो वेरिएबल हैं। अगर मान लो यहाँ √4gl की जगह √3gl दिया होता तो क्या तुम फिर से मेरे से पूछने आ जाते, क्या सॉल्व कर पाते अभी। लेकिन जनाब सॉल्व नहीं हुआ पूरा, अभी तो थीटा ही निकला है। क्या निकला है, अभी तो थीटा ही निकला है, अभी तो झांकी पूरी बाकी है बेटा। अब आएगा असली मजा। क्या बी पार्ट में क्या पूछा गया, मैक्सिमम हाइट। एक बात बताओ, जैसे ये यहां से चलेगा क्या ये इस तरीके से जाएगा या नहीं जाएगा,
तो हमें ये डिस्टेंस निकालना, छापेगा कोई नहीं। देखो ये तो पता है L, और ये भी पता चल गया L cos थीटा। अगर ये वाला पता चल जाए तो काम चल जाएगा। मतलब हम ये कह सकते हैं ये वाली हाइट मान लो h1, ये वाली हाइट क्या मान लो h1। जरा ध्यान से देखना, मैंने सुना है कि प्रोजेक्टाइल तुम्हारा बहुत स्ट्रांग रहा है, सारे क्वेश्चन देखते ही बना देते हो। तो जरा देखना, एक बात बताना, अगर ये रही वेलोसिटी v1, ये रहा एंगल क्या थीटा, बस इसको देखो सर, इसके नीचे बाद में देख लेंगे, ये ऐसे जा रहा है, क्या तुम मैक्सिमम हाइट बता सकते हो? पक्का? जल्दी बताना, मैक्सिमम हाइट क्या लिखा करते थे? v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। ओ जी, ये कहानी तुम्हें समझ में आ रही है? पहली बार समझा रहा हूं इसलिए मुझे मेहनत करनी पड़ रही है, लेकिन अगली बार से मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जरा ध्यान से देखना, v1 पता है क्योंकि lg cos थीटा था, cos थीटा की वैल्यू निकाली थी कितनी, 2/3। तो अगर वो वैल्यू पुट कर दूं तो यहां से v1 का स्क्वायर पता है या नहीं पता है? कितना लिखूंगा? 2/3 lg। नहीं आया समझ? साइन स्क्वायर थीटा ये कैसे निकालोगे? इसके लिए लगानी पड़ेगी मैथ्स। क्या लगानी पड़ेगी? मैथ्स। अगर किसी को कॉस थीटा पता हो तो मैंने सुना है कि 9th में तुम्हारी मैथ्स बहुत स्ट्रांग थी, वो बात अलग है कि अब बेइज्जती हो रही है, ठीक है। कॉस थीटा की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये आ जाएगा √5। इसको पाइथागोरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाइथागोरस। तो यहां से साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है? √5/2। अगर साइन थीटा 3 आ रही है, चलो चेक हो गया कि आता है। तो एक बात बताओ, क्या यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू जनाब वहां पुट कर सकते हो? साइन स्क्वायर थीटा पुट करना है तो क्या रखोगे? 5/9/2g, मतलब दैट इज व्हाट 20। तो जल्दी बताओ h1 की वैल्यू कितनी आई यहाँ से सॉल्व करके? g की वैल्यू भी रख लो 10, ये लो। हाँ बहुत टफ लग रहा हो तेरी। कितना आ रहा है? 5/20। क्या सभी का ही आ गया? लेकिन बेटा ये आंसर नहीं है, पिघल मत जाना। कहां से हाइट पूछी है? बॉटम मोस्ट से। क्या ये पूरी लेंगे क्या? अगर पूरी यहां से वहां तक खींच दिया जाए फीता, तो बताना वो फीता कितनी लंबाई? L प्लस L cos थीटा। cos थीटा की वैल्यू 2/3 प्लस ये कितना है 5L/27। क्या आंसर आ जाएगा? नोट करो, देखो जल्दी से फटाफट, अगला सवाल करेंगे फिर, नहीं छोड़ रहे आज। 59 नहीं आ रहा, 50L/27 आ रहा है। जल हाँ कहां से कहां तक? यहाँ पर। फिर तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगाने के लिए ग्रेविटी का वर्क कैसे लिखोगे? हाँ तो वो अननोन तो हो गया ना। क्या? वो v1 cos थीटा होगी, v cos थीटा। हाँ क्या आ जाएगा? कहाँ कुछ आया? वही वही फंस जाओगे जैसे यहाँ फंसे हो। कैसे? यार ये भी तो नहीं पता ना। अबे h भी नहीं पता उस पॉइंट पे, तो देखो v cos थीटा भी नहीं पता। पता तो तब चला ना जब निकाला है। अच्छा तू ये कह रहा है ये निकालने के बाद फिर मैं लगा दूं यहाँ से? अबे नालायक, तो इसमें तूने क्या फायदा क्या कर लिया? मेहनत तो उतनी लग रही है। मुझे लगा कि सीधे एक ही में बता रहा है। हाँ बताओ, खड़े हो जाओ, इज्जत तो दिया करो, मैनर्स नहीं है तुम्हें बिल्कुल भी। हाँ भाई। क्या बेटा? तेज बोलना। अरे कुछ तो होगा ना, ये एच मैक्सिमम ये थोड़ी है, ये बोल रहा हूँ ये है। मैं कहाँ कह रहा हूँ इसी लाइन में आएगा, कहीं तो आएगा ना।
इस प्रोजेक्टाइल की कोई ना कोई तो मैक्सिमम हाइट होगी ना, कि नहीं होगी? उसी को लिखा है। मैं ये कहाँ कह रहा हूँ इसी लाइन पे पड़ेगा वो, मैंने ये थोड़ी ना बोला कि मैक्सिमम पॉइंट इधर ही आएगा, इधर कहीं आया। तो ये h1 प्लस एल कॉस थीटा। क्या समझ में आया कि नहीं आया? अगर मान लो आपसे यहाँ पे और भी बहुत बतेरो अलग अलग तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं, जैसे मैंने आपसे थीटा पूछ लिया, वो आपसे पूछा जा सकता है कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी बता दो, क्या बता पाओगे? अगर इस पॉइंट पे वेलोसिटी v1 है तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे कितनी होगी? आपसे पूछ सकता है रेंज बता दो, क्या बता पाओगे? इस तरीके के प्रोजेक्टाइल में जितने सवाल आपने सॉल्व किए थे, क्या सारे सवाल यहाँ पूछे जा सकते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट, जे, वो, ये क्या कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? क्या सहमत हो? पक्का? पुट डाउन दिस। आगे की चर्चा कल करेंगे। एक क्वेश्चन है तुम्हारे लिए जो कि तुम्हें घर से करके लाना है। इस क्वेश्चन को दोबारा से सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है? दोबारा से। कर पाओगे? ठीक है। अगला जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूं वो क्वेश्चन ये है, यही सेम क्वेश्चन है, बस इस बार क्या किया है कि यहाँ पे जो वेलोसिटी दी है वो √4 GL ना दे करके √7/2 GL दी है। कितनी दी है? √7/2 GL दी है। क्या होगा? सर्कुलर मोशन कंप्लीट होगा? क्या मोशन ब्रेक होगा? फाइंड ऑल दोज पैरामीटर जो आपने प्रीवियस प्रॉब्लम में फाइंड किए हैं। क्या सॉल्व कर पाओगे? तो ये रहा आपके सामने एक सवाल। ये लेंथ है स्ट्रिंग की L। कितनी है स्ट्रिंग की लेंथ? L। ठीक, एक सवाल ये रहा। दूसरा सवाल चलो वो कल ही कराएंगे, ये करके आओ। ठीक है, होमवर्क रेस देना जरा। शांत, मुंह बंद। मारते बहुत हैं हम, है ना? 42 पकड़ो। रेस नंबर 42 कंप्लीट। और आप लोग क्लास के जस्ट बाहर भीड़ मत लगाया करें, जिसको कुछ जेन्युइनली कुछ बातचीत करनी होती तभी आया करें। क्यों खड़े हुए? बस सर माहौल का आनंद ले रहे हैं। बस सर आपको देखने आए थे। अरे क्या देखने आए थे? क्या देख नहीं रहे हो यहाँ बैठ करके? नालायक। अबे SCV मांगे हैं, ये SCV है किसी पे SCV? चलो एक दो बच्चे तो हैं, तुमसे तो अब मांगूंगा ही नहीं। पता चला SCV मांगी, SL लोनी दे दी। SCV में जो एक्सरसाइज है, क्या है? एक्सरसाइज। उसमें सुना है आजकल बहुत फ्री हो तुम लोग, 30 से लेकर के सॉल्व करते जाना जब तक थको नहीं। थर्टी से 48। यार एक पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाया करो, ऐसे टॉपर बनोगे। और इसके जो सॉल्व एग्जांपल्स हैं, शांति से। देखो अगर कहीं पे पावर आपको दिखाई दे तो छोड़ देना, वैसे तो नहीं होना चाहिए, फिर भी अगर कहीं दिखाई दे जाता है तो यू कैन लीव इट, यू कैन लीव इट। अब तो सर हर किसी में पावर ही दिखेगी। सॉल्व एग्जांपल्स 1 to 9। 1 to 9। अरे रुक जाओ अभी, ठंड रखोगे? कितना हो पाएगा? इसे कंप्लीट करो भाई। रिवीजन कर रहे हो? रिवीजन रिवीजन करते रहो हर दिन, कम से कम कैसे भी करके। अगर अच्छी रैंक लानी है ना, तो ये नहीं है कि बस होमवर्क कर लो, दिस इज योर कंफर्ट जोन। हर दिन कम से कम 90 मिनट आपको रिवीजन के लिए निकालने पड़ेंगे। आप याद रखो इस बात को कि अगर रिवीजन हर दिन नहीं करोगे तो भैया कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, रिवीजन करने के लिए वक्त निकालो, कैसे भी निकालो। 1 घंटा कम सो, सोशल मीडिया ये सब यूज मत करो, कुछ भी मत करो। ठीक है, एक जेई की तैयारी करने वाला इंसान को सन्यासी बन जाना चाहिए। क्या बन जाना चाहिए? सब मोह माया त्याग दो, बस यही कर्म है और यही सबसे बड़ा धर्म है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। चलो भाई कल मिलेंगे, होमवर्क कंप्लीट करके आना है। ठीक है भाई।
चलो भाई, जय श्री कृष्णा। और भाई ऑनलाइन ग्राउंड सरफेस से